हमारे चैनल किंग ऑफ स्टोरीज में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारी सभी कहानियों कभी कभी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित हो सकती है, परंतु इनका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से सीधा संबंध नहीं है। किसी भी समानता को संयोग समझे। कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 1, ध्रुव का बदला। साउथ दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक बहुत बड़ी पुश्तैनी हवेली में रायजादा परिवार रहता था, जहां अर्नव सिंह रायजादा अपने इकलौते बेटे विक्रम और बाकी परिवार वालों के साथ रहते थे। उस हवेली में रायजादा परिवार के अलावा कुछ नौकर चाकर को मिलाकर 20 लोग रहते थे। रायजादा भवन में आज खुशी का माहौल था, क्योंकि अर्नव सिंह रायजादा के पोते ध्रुव सिंह रायजादा का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया था। अर्नव सिंह खुद भी इंडियन नेवी में काम कर चुके थे, इसलिए उनके लिए ये बहुत ही गर्व की बात थी कि उनका पोता भी उनके नक्शे कदम पर चल रहा था। इसलिए आज रायजादा भवन में रायजादा परिवार के सभी सदस्यों समेत उनके करीबी लोग भी आए हुए थे। उस रात 10 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ध्रुव की ट्रेन थी। ध्रुव की उम्र करीब 22 वर्ष थी और वो दिखने में काफी लंबा चौड़ा और हैंडसम लड़का था। आज उसका बचपन का सपना पूरा हो रहा था, इसलिए उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। जहां एक तरफ सभी के चेहरे पर खुशी की लहर थी, वहीं दूसरी तरफ ध्रुव की मम्मी खुशी रायजादा उस वक्त काफी घबराई हुई दिख रही थी। तभी खुशी ने बेचैनी भरी आवाज में ध्रुव से कहा, ध्रुव बेटा, बुरा मत मानना पर मेरा तुम्हें आर्मी में भेजने का बिल्कुल मन नहीं है। तुम इतने पढ़े लिखे हो, फॉरेन से तुमने एमबीए की है, तुम चाहो तो हमारा फैमिली बिजनेस भी संभाल सकते हो, नहीं तो तुम खुद का कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो, तुम मेरी नजरों के सामने तो रहोगे। तभी ध्रुव के पापा विक्रम सिंह रायजादा ने खुशी रायजादा से कहा, तुम भी ना, क्यों बच्चे का मन खराब कर रही हो? ध्रुव, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, अब तुम मन लगाकर हमारे देश की सेवा करना। तभी खुशी ने विक्रम से कहा, तुम चुप रहो, एक ही तो बेटा है मेरा। ध्रुव बेटा, सुबह से मेरी दाईं आंख फड़क रही है, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। ये सुनकर ध्रुव ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, ये आप कैसी अंधविश्वास भरी बात कर रही हो? आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। याद है तब आप ही ने कहा था कि एक बार तुम एमबीए कर लो, उसके बाद तुम जो मर्जी आए वो करना। तब मैंने आपकी बात मानी थी, इसलिए अब आप मेरी बात मानो और मुझे मुस्कुराते हुए जाने दो। तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। विराट, जाओ, बस अपना ध्यान रखना। ये कहते हुए खुशी रायजादा ने ध्रुव को सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद ध्रुव के दादाजी अर्नव सिंह रायजादा ने ध्रुव को एक तरफ ले जाते हुए कहा, तुम अपनी मम्मी की बातों को दिल से मत लगाना, तुम बेफिक्र होकर आर्मी में जाओ, क्योंकि देश की सेवा करना हमारे खून में है। हमारे पूर्वजों ने भी हमेशा दूसरों की सेवा की है। ध्रुव, तुम भी उसी तरह हमारे घर का नाम रोशन करने जा रहे हो। वहीं उसी वक्त दिल्ली के एक अंडरग्राउंड क्लब में गुंडे मावली जैसे दिखने वाले लोग बैठकर शराब पी रहे थे। उनमें 5 आदमियों का एक गैंग भी था। उन सभी लोगों की उम्र करीब 60 वर्ष के आसपास थी, लेकिन उनका शरीर अभी भी कसा हुआ था और वो लोग दिखने में बहुत खतरनाक लग रहे थे। उनके बीच में बैठा हुआ आदमी उनका लीडर था, जो दिखने में बहुत खौफनाक और उन सबसे ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसके चेहरे पर चोट के कई निशान थे। तभी उनमें से एक आदमी ने लीडर से कहा, बॉस, आपको पक्का यकीन है कि रायजादा परिवार के पास मौजूद वो चीज मार्शल आर्ट्स को बेहतर करने में काम आ सकती है? और तभी लीडर ने सिगार से छल्ले बनाते हुए भारी आवाज में कहा, हाँ, एक बार वो किताब हमारे हाथ लग जाए, फिर हमें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी नहीं हरा पाएगा। तभी वहां बैठे एक कुबड़े आदमी ने सबकी तरफ देखते हुए गुर्राते हुए कहा, इतने सालों से रायजादा परिवार ने वो किताब सबसे छुपा कर रखी हुई है। उस किताब में ऐसी ऐसी टेक्निक्स है जिससे इंसान मार्शल आर्ट्स को बहुत तेजी से सीख सकता है। इसके बाद उनके लीडर ने बियर की तीसरी बोतल खत्म करते हुए उन सभी की तरफ देखते हुए कहा, और आज वो किताब हमारी हो जाएगी, चलो। उधर रायजादा भवन में ध्रुव अपनी मंगेतर कृतिका राठौड़ से बात कर रहा था। कृतिका मान सिंह राठौड़ की बेटी थी। राठौड़ परिवार और रायजादा परिवार में बहुत पुरानी दोस्ती थी। इन दोनों परिवारों के पूर्वज राजा महाराजा हुआ करते थे और वो लोग भी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को जानते थे। दोनों परिवारों ने ध्रुव और कृतिका की शादी बचपन में ही तय कर दी थी। वो दोनों भी एक दूसरे को बचपन से ही बहुत पसंद करते थे। जल्द ही दोनों की शादी भी होने वाली थी। कृतिका ने चहकते हुए ध्रुव से कहा, तुमने तो आज मुझे गलत साबित कर दिया। मार्शल आर्ट्स में मैं तुमसे कई लेवल आगे हूँ, लेकिन अब तुम आर्मी ज्वाइन करके मुझसे भी आगे निकल गए हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कृतिका की उम्र करीब 21 साल की थी। उसका चेहरा बेहद सुंदर था और साथ ही बड़ी सी हल्के भूरे रंग की आंखें थी, जो उसके चेहरे को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती थी। उसने उस वक्त एक स्टाइलिश सी शॉर्ट कुर्ती और जीन्स पहनी हुई थी और अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। उसकी हाइट भी काफी अच्छी थी, जिस वजह से दोनों साथ में खड़े हुए काफी अच्छे लगते थे। थोड़ी देर बाद कृतिका ने ध्रुव का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी।
दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहे। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद ध्रुव ने कृतिका के गाल को सहलाते हुए कहा, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। तभी कृतिका ने ध्रुव के सीने से लगते हुए कहा, पता है, तुम्हारी आर्मी में होने की जितनी खुशी मुझे है, उतनी किसी को नहीं होगी। अब मैं सबको प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरा मंगेतर एक आर्मी ऑफिसर है। तभी ध्रुव के एक कजन भाई का 6 साल का बेटा आरव वहां आया और उसने ध्रुव के गले लगते हुए कहा, चाचू, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे अपने साथ ले जाओ। आरव ध्रुव को बहुत पसंद करता था और ध्रुव के ना दिखने पर पूरा घर सर पर उठा लेता था। फिर ध्रुव ने आरव को समझाते हुए कहा, आरव, तुम्हारे चाचू को जाना होगा और अगर तुम भी मेरे साथ आ गए तो घर का ध्यान कौन रखेगा। इस पर आरव ने अपनी प्लास्टिक की गन विक्रम को दिखाते हुए कहा, आप परेशान मत हो चाचू, मैं इस गन से दुश्मनों को हरा दूंगा और सबको बचा लूंगा। आरव की इस क्यूट और इनोसेंट हरकत को देखकर सभी हंसने लगे। रायजादा परिवार में से किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आज उनके घर की तरफ बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद ध्रुव सबसे विदा लेकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। उसके साथ साथ राठौड़ परिवार भी वहां से चला गया था। कुछ देर बाद रायजादा परिवार के सभी लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। उसी वक्त रायजादा भवन की दीवारों को लांघकर चुपचाप वहां 5 आदमी आए। उन लोगों ने अपने चेहरे को काले कपड़ों से ढका हुआ था। ये वही आदमी थे जो कुछ देर पहले एक क्लब में बैठे हुए थे। उन्होंने आते ही वहां के गार्ड्स को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। उन लोगों के पास बंदूकें और चाकू जैसे खतरनाक हथियार थे। वो लोग लड़ने में माहिर थे। सिक्योरिटी गार्ड्स को मारने के लिए उनके हाथ पैर ही काफी थे। उन लोगों ने अपने बाहुबल से घर का दरवाजा भी तोड़ दिया। उसके बाद उनके रास्ते में जो भी आया वो लोग उसे बेरहमी से मारते गए, किसी को चाकू से तो किसी को गोलियों से। उन्हें बड़े बूढ़ों औरतों किसी का भी लिहाज नहीं था। जैसे ही विक्रम सिंह रायजादा को हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाज आई, उन्होंने अपने कमरे से अपनी बंदूक निकाली और उनसे लड़ने के लिए बाहर आ गए। तभी उनके लीडर ने गैंग से कहा, जाओ जाकर विक्रम रायजादा और उसकी बीवी को लेकर आओ, उनके अलावा किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, तब तक मैं अर्नव सिंह रायजादा को देखता हूँ। अर्नव सिंह रायजादा वहीं मौजूद थे और बिना किसी डर के उन्होंने काफी देर तक उस लीडर का मुकाबला किया, क्योंकि वो भी एक समय पर मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट रहे थे। लेकिन तभी एक आदमी ने आरव को गन पॉइंट पर लेकर उनके सामने आ गया। फिर उसने अर्नव रायजादा से कहा, बुढ़े, वहीं रुक, नहीं तो ये बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आरव का उस वक्त रो रोकर बुरा हाल था। उन गुंडों ने उसके सामने बड़ी ही बेरहमी से उसके मम्मी पापा को खत्म कर दिया था। ये देखकर अर्नव सिंह रायजादा ने हथियार त्याग दिए और उन लोगों से कहा, देखो, उस बच्चे को छोड़ दो, जिस किसी को भी लड़ना है मुझसे लड़ो, उसने मासूम ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। उधर दूसरे कमरे में उस वक्त ध्रुव के मम्मी पापा को उन गुंडों ने गन पॉइंट पर रखा हुआ था। तभी ध्रुव की मम्मी ने थोड़ी चालाकी से ध्रुव को कॉल लगा दी थी। जब ध्रुव ने फोन उठाया तो अपने मम्मी पापा की चीख पुकार से वो समझ गया कि उसके घर में जरूर कुछ मुसीबत आई है। वो तुरंत स्टेशन से रायजादा भवन के लिए निकल गया। आरव की जान बचाने के लिए अर्नव सिंह रायजादा को उन गुंडों के सामने घुटने टेकने पड़े थे। उन लोगों ने अर्नव सिंह रायजादा को बंदी भी बना लिया था। तभी उनके लीडर ने अर्नव सिंह से कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे, बहू और ये बच्चा बच जाएं, तो वो किताब हमारे हवाले कर दो। ये कहते हुए वो गुंडे अर्नव सिंह के बड़े बेटे विक्रम और उसकी बीवी खुशी को बंदी बनाकर उसके सामने ले आए। आरव भी उस वक्त वही था। उन तीनों के अलावा उन लोगों ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। तभी अर्नव सिंह रायजादा ने उन लोगों से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी किताब की बात कर रहे हो। ये सुनकर उस गुंडे को गुस्सा आ गया और वो खुशी रायजादा के बालों को कसकर खींचने लगा। खुशी दर्द से चीखने लगी। अपनी नजरों के सामने अपने बहू बेटे को इस हालत में देखकर अर्नव रायजादा बहुत बेबस महसूस कर रहे थे, लेकिन वो अभी भी उस किताब के बारे में कुछ नहीं बता रहे थे। इसलिए उन गुंडों ने अर्नव रायजादा को बहुत पीटा। फिर उनके लीडर ने गुस्से से कहा, ये ऐसे नहीं मानेगा, और बहुत ही बेरहमी से आरव को एक ही झटके में जान से मार दिया। तब तक ध्रुव रायजादा भवन के दरवाजे पर पहुंच गया था। उसने देखा कि वहां के सारे सिक्योरिटी गार्ड मर चुके थे। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और उनकी बंदूकें उठाने लगा। इतने में ही अचानक से 2 गुंडों ने पीछे से उसके सर पर वार किया और उसे गन पॉइंट पर अपने लीडर के सामने ले गए। फिर उस लीडर ने ध्रुव की गर्दन पर चाकू रखते हुए अर्नव सिंह से कहा, बुढ़े, अब तो मुंह खोल ले अपना, नहीं तो तेरे घर का आखिरी चिराग भी बुझ जाएगा। बता, कहाँ है किताब। जब ध्रुव की नजर आरव की लाश पर पड़ी तो वो खुद को छुड़ाते हुए आरव के पास पहुंचा। उसने देखा कि आरव की सांसें बंद थी। ये देखकर ध्रुव ने अपना आपा खो दिया और उन गुंडों को बेरहमी से मारने लगा। लेकिन जल्द ही उन गुंडों ने वापस से ध्रुव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। एक तरफ ध्रुव के आगे आरव की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ उसके मम्मी पापा और दादाजी गन पॉइंट पर थे, इसलिए वो कोई गलती नहीं करना चाहता था। उस समय अर्नव रायजादा बहुत लाचार दिख रहे थे। तभी एक गुंडे ने कहा,
सो ये बुढ़ा ऐसे नहीं मानेगा, इन सभी को मार डालते हैं। ये सुनकर उस लीडर ने अपने आदमी को डांटते हुए धीरे से उसके कान में कहा, पागल हो गए हो, जब तक वो किताब नहीं मिल जाती हमें इन चारों को जिंदा रखना होगा। ये लोग हमारे काम के हैं, हमें बस इन्हें डराना और धमकाना है। उसी वक्त ध्रुव को कुछ सूझा और उसने उस आदमी से कहा, मुझे पता है वो किताब कहाँ है, मैं तुम्हें वो लाकर दूंगा, लेकिन तुम मेरे घर वालों को छोड़ दो। उस पर उनके लीडर ने ध्रुव से कहा, पहले किताब फिर तुम्हारे घर वालों की रिहाई। ध्रुव ने अपने दादाजी से एक बार एक काली किताब का जिक्र सुना था। उनके हिसाब से वो एक बहुत कीमती किताब थी जो उनके गुरु ने उन्हें संभालने के लिए दी थी। उसमें मार्शल आर्ट्स की ऐसी टेक्निक्स थी जिसके इस्तेमाल से इंसान कई जादुई शक्तियां हासिल कर सकता था। इसलिए वो किताब किसी भी गलत आदमी के हाथ नहीं लगनी चाहिए थी। पर ध्रुव मजबूर था और अपने घर वालों को बचाने के लिए उस किताब को उन गुंडों के हवाले करने को तैयार था। फिर वो उस किताब को लेने के लिए दौड़ता हुआ दादाजी के कमरे के अंदर गया। उसने उनकी अलमारी खोली और वहां से एक छोटी सी काले रंग की किताब ढूंढ निकाली। तभी बाहर से उसके दादाजी की आवाज आई, ध्रुव, चाहे हम बचे ना बचे, ये किताब इन लोगों के हाथ नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो ये पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। ध्रुव को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ उसके परिवार की जान दांव पर लगी हुई थी और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की। वो किताब बहुत छोटी सी थी, इसलिए हड़बड़ी में ध्रुव ने वो किताब निगल ली। उस किताब को निगलते ही ध्रुव को अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कि लाखों चींटियां मिलकर उसके शरीर को अंदर से खा रही हो। तभी एक गुंडा अंदर आया और उसने ध्रुव की तलाशी लेते हुए कहा, बता किताब कहाँ है। ध्रुव के कोई जवाब नहीं देने पर उन लोगों ने ध्रुव को बहुत मारा, इतना कि उसके शरीर की सारी मांसपेशियां टूटने लगी थी। ध्रुव ऐसी हालत में था कि वो खुद को बचा नहीं पा रहा था। उन लोगों ने ध्रुव को तब तक मारा जब तक वो अधमरा सा नहीं हो गया। तभी उनके लीडर ने बाहर से चिल्लाते हुए कहा, जल्दी उससे वो किताब लेकर आओ, शक्ति संगठन के लोग यहाँ कभी भी आ जाएंगे। शक्ति संगठन एक खुफिया संगठन था जो मार्शल आर्ट्स में निपुण परिवारों की रक्षा करता था। साथ ही में ये लोग असल दुनिया की नजरों से छुपकर देश के लोगों की सेवा करते थे। इसलिए ये सुनकर वो गुंडे ध्रुव को घसीटता हुआ बाहर लेकर आए। बॉस, हमने इसकी पूरी तलाशी ली, वो किताब कहीं नहीं मिली। ये खुद अंदर जाकर अजीब सी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। फिर उस लीडर ने अपनी घड़ी देखी और परेशान होने लगा। शक्ति संगठन यहाँ आता ही होगा, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। ये कहते हुए उसने अपने आदमियों को इशारा किया और वो विक्रम और खुशी को बांधकर वहां से चले गए। जाते वक्त एक आखिरी बार उस लीडर ने जमीन पर बेसुध पड़े ध्रुव को उसके पेट पर बहुत तेज लात मारी और फिर अर्नव सिंह को धमकाते हुए कहा, जब तक हमें वो किताब नहीं मिल जाती तुम्हारे बेटे और बहू की हम अच्छे से खातिरदारी करेंगे। ये कहते हुए वो लोग 1 मिनट में वहां से गायब हो गए। उनके जाने के बाद अर्नव सिंह रायजादा ने थोड़ी हिम्मत बटोरी और जमीन पर बेसुध पड़े ध्रुव से कहा, ध्रुव, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें। उस वक्त ध्रुव का पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे उसे बुखार हो गया हो और वो अधमरी हालत में वहां पड़ा हुआ था। फिर वहां से उठकर अर्नव रायजादा ने पूरी हवेली के चक्कर काटकर अपने परिवार के बाकी सदस्यों को जगाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। एक ही झटके में पूरा रायजादा परिवार तबाह हो गया था। जिस रायजादा भवन में हमेशा खुशियों की लहर दौड़ती थी, उसमें उस वक्त मातम छाया हुआ था। इस घटना को करीब 1 हफ्ता हो गया था। ध्रुव अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती था। आज जाकर उसे ढंग से होश आया था। उसके शरीर और मन के घाव दोनों ही अभी ताजा थे। उस घटना के बारे में उसकी अपने दादाजी से अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। उस वक्त उसके दादाजी के हाथ में आर्मी से आया हुआ लेटर था। वो लेटर देखकर ध्रुव ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, वहां से क्या जवाब आया है। इस पर अर्नव सिंह ने बहुत ही मायूस आवाज में ध्रुव से कहा, ध्रुव, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हारे शरीर की अधिकतर मांसपेशियां टूट चुकी है। इस वजह से डॉक्टर्स ने तुम्हें किसी भी तरह का फिजिकल एक्सर्शन करने से सख्त मना किया है। ऐसा करने से आगे चलकर तुम्हारे शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसी हालत में आर्मी तुम्हें क्यों वापस लेगी। तुमने बेवजह ही उन्हें ज्वाइनिंग डेट आगे बढ़ाने को लेटर लिखा। ये सुनकर ध्रुव की आंखों के आगे निराशा के बादल छा गए। उसके मम्मी पापा का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ऊपर से उसका आर्मी में जाने का सपना भी टूट गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा कि वो अपाहिज हो गया हो। ध्रुव को हताश देख उसके दादाजी ने मन ही मन खुद से कहा, ध्रुव, तुम आर्मी नहीं जा पाए तो क्या हुआ, मैं तुम्हें शक्ति संगठन के लिए तैयार करूंगा। उनके साथ जुड़कर तुम वैसे ही लोगों की सेवा कर पाओगे जैसे हमारे पूर्वज करते थे। तुम एक बार थोड़ा बेहतर हो जाओ, फिर मैं तुम्हें इस बारे में सब बताऊंगा। तभी ध्रुव ने अचानक से कहा, दादाजी, वो लोग कौन थे और उस किताब में ऐसा क्या था जो आप उनके हाथ नहीं लगने देना चाहते थे। इससे पहले कि ध्रुव के दादाजी उसके इस सवाल का कुछ जवाब देते, उसी वक्त वहां ध्रुव की मंगेतर कृतिका अपने पापा मान सिंह राठौड़ के साथ ध्रुव से मिलने आई थी। उन लोगों को वहां देखकर अर्नव सिंह रायजादा के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की किरण आ गई। उन्होंने मान सिंह राठौड़ की तरफ बढ़ते हुए कहा,
मान बेटा तुम आ गए, देखो हम लोगों के साथ ये क्या हो गया। लेकिन मान सिंह राठौड़ ने अर्नव सिंह को नजरअंदाज करते हुए गुस्से में कृतिका से कहा, तुम्हें इससे जो भी बात करनी है जल्दी करो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मान सिंह राठौड़ का ये रवैया देखकर ध्रुव और उसके दादाजी को बहुत अजीब लगा। तभी अर्नव सिंह ने कहा, तुम लोग आपस में बात करो, मैं भी बाहर जाता हूँ। तभी कृतिका ने अपने पापा और ध्रुव के दादाजी कहा, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो भी बात होगी सामने ही होगी। ध्रुव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कृतिका के ध्रुव से कहा, ध्रुव मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले। उन 5 गुंडों का सामना नहीं कर पाए और तुम एक आर्मी अफसर बनने चले थे, और अब जो तुम्हारी हालत है उस वजह से तुम आर्मी में कभी नहीं जा पाओगे। मैं ऐसे डरपोक इंसान से शादी नहीं कर सकती, इसलिए आज मैं हमारी मंगनी तोड़ने आई हूँ। ये कहते हुए कृतिका ने अपने हाथों से अपनी एंगेजमेंट रिंग निकालकर टेबल पर रख दी। कृतिका की ये बात सुनकर ध्रुव हैरान रह गया। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा होने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन शरीर में कमजोरी होने की वजह से वो वही लड़खड़ा कर गिर गया। तभी ध्रुव ने हैरान होकर कृतिका से कहा, ये तुम क्या कह रही हो। कृतिका, तुम। ध्रुव को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो सवालिया आंखों से कृतिका की तरफ देख रहा था, लेकिन कृतिका उस वक्त ध्रुव की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई थी। तभी कृतिका के पापा मान सिंह राठौड़ ने कहा, कृतिका चलो यहाँ, और समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद कृतिका अपने पिता के साथ वहां से जाने लगी। तभी ध्रुव ने पूरी हिम्मत बटोरी और कृतिका का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। कृतिका, ये तुम कैसी बात कर रही हो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ध्रुव से कृतिका की ये बेरुखी देखी नहीं जा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके बुरे वक्त में कृतिका उसको छोड़कर क्यों चली जाएगी। तभी कृतिका ने ध्रुव पर तंज कसते हुए कहा, पहले अपने पैरों पर ढंग से खड़े हो जाओ, उसके बाद प्यार की बातें करना। ये कहकर वो वहां से चली गई। उस वक्त ध्रुव को तीसरा बड़ा झटका लगा था। पहले उसके आधे से ज्यादा परिवार की मौत और उसके मम्मी पापा का किडनैप होना, फिर इंडियन आर्मी का उसे लेने से मना करना, और अब ऐसी मुसीबत की घड़ी में उस इंसान का उसका साथ छोड़ देना जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था। ध्रुव बुरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन तभी उसने अपने आंसू पोंछे और मन में ये प्रण लिया कि वो इन सभी चीजों का बदला लेगा। वो इतना ताकतवर बनेगा कि कोई भी उसे और उसके परिवार की तरफ आंख उठाकर भी ना देख पाए, और अपने मम्मी पापा को वो ढूंढ कर रहेगा। क्या अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगा विराट। एपिसोड 2 आखिरी मिशन। इस वक्त वो 5 आदमी एक अंडरग्राउंड बार में बैठे हुए शराब पी रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, उन दोनों ने अभी तक मुंह नहीं खोला है, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। साथ ही उनका लड़का जिसे हम अधमरी हालत में छोड़ आए थे वो अभी तक जिंदा है। इस पर दूसरे आदमी ने कर्कश आवाज में कहा, मुझे लगता है वो किताब उसी लड़के के पास है और शायद उस किताब की वजह से उसकी जान भी बच पाई है। हो सकता है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते। शक्ति संगठन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और बचे हुए रायजादा परिवार को चुपचाप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तीसरे आदमी ने एक ही सांस में अपनी शराब का गिलास खत्म करते हुए कहा। तभी उन लोगों के बॉस ने कहा, ठीक है, पर अभी के लिए तुम लोग उस ध्रुव के ऊपर नजर रखो। वो जानता है कि उसके माँ बाप हमारे पास है, इसलिए कभी ना कभी तो हमारे पास वो किताब लेकर आएगा ही। अपने बॉस की इस बात पर सभी ने अपना सिर हिला दिया। उधर ध्रुव हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था और उस वक्त अपने घर के आंगन में अपने दादाजी के साथ बैठा हुआ था। ध्रुव अभी भी उस रात की घटना को नहीं भूल पाया था। तभी अर्नव सिंह रायजादा ने ध्रुव से कहा, बेटा एक बात है जो मैंने तुमसे आज तक छुपा कर रखी थी। वो क्या दादाजी। फिर अर्नव रायजादा ने ध्रुव से कहा, हमारे पूर्वज सालों से शक्ति संगठन में काम करके लोगों की सेवा करते आए हैं। तुम्हारा मकसद तो देश की सेवा करना था ना। तुम आर्मी में नहीं जा सकते तो क्या हुआ। तुम मेहनत करके खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम शक्ति संगठन के लिए काम कर सको। शक्ति संगठन हम राजपूतों ने ही मिलकर बनाई थी, जो बेगुनाहों को इंसाफ दिलाती है और उनकी रक्षा करती है। कई बार सरकार भी कई काम के लिए उनकी मदद लेती है। फिर अर्नव सिंह रायजादा ने ध्रुव से आगे कहा, मैंने भी इंडियन नेवी से रिटायर होने के बाद कई साल शक्ति संगठन में काम किया था और मैं चाहता हूं कि अब तुम भी खुद को शक्ति संगठन में काम करने के लिए ट्रेन करो। ये सुनकर ध्रुव ने हैरान होकर कहा, आपने शक्ति संगठन के साथ काम किया है। ध्रुव ने बहुत पहले बचपन में दादाजी के मुंह से शक्ति संगठन का नाम सुना था। दादाजी उसे शक्ति संगठन की बहादुरी की कहानियां सुनाया करते थे और ध्रुव को वो सच में कहानियां ही लगती थी। लेकिन आज अपने दादाजी के मुंह से शक्ति संगठन की सच्चाई जानने के बाद ध्रुव की नजरों में एक उम्मीद की लहर दौड़ी थी, जिसकी मदद से वो देश की सेवा करने का सपना भी पूरा कर सकता था और अपना बदला भी। फिर अर्नव रायजादा ने आगे कहा, मैं तुम्हारी आगे की ट्रेनिंग के लिए तुम्हें अपने एक दोस्त के पास भेज रहा हूँ। उसका एड्रेस मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया है, तुम वहाँ मन लगाकर अपनी ट्रेनिंग करना।
तभी ध्रुव ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी आप परेशान मत हो, मैं आपको निराशा का मौका नहीं दूंगा और खूब मेहनत करूंगा। ये कहने के बाद ध्रुव अपना सामान पैक करने के लिए अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जब ध्रुव सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ जा रहा था तब उसकी आंखों के सामने वो दिन घूमने लगा जिस दिन पूरा रायजादा भवन उसके अपने लोगों की लाशों से भरा हुआ था। वो दिन रोज उसकी नजरों के सामने घूमता था और उसके भीतर की बदला लेने की आग रोज बढ़ती रहती थी। ध्रुव अपने कमरे में पहुंचने ही वाला था तभी अचानक से उसे अपने सिर में बहुत ही तेज दर्द महसूस हुआ। ये वैसा ही दर्द था जैसा ध्रुव को तब महसूस हुआ था जब उसने वो किताब निगली थी। अचानक से ध्रुव को ऐसा लगा जैसे बहुत सारी चींटियां उसके दिमाग को अंदर से काट रही हो, जिस दर्द की वजह से वो कराहता हुआ जमीन पर गिर गया। जब उसे थोड़ा होश आया तो उसने मन ही मन कहा, ये मुझे क्या हो रहा है, कहीं मेरा दिमाग फट तो नहीं रहा। उसी वक्त ध्रुव को एक औरत की मीठी सी आवाज सुनाई दी, ध्रुव क्या तुम ताकतवर बनना चाहते हो? अचानक से ध्रुव के सिर में दर्द होना बंद हो गया था। फिर उसने अपने आसपास देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसने मन ही मन कहा, ये मुझसे कौन बात कर रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। ये कहने के बाद ध्रुव अपनी जगह से उठा और वापस से चलने लगा। जब ध्रुव अपने कमरे की तरफ जा रहा था तब उसे अपने कान में फिर से वो आवाज सुनाई दी, ध्रुव क्या तुम ताकतवर बनना चाहते हो? वापस से वो आवाज सुनकर ध्रुव फिर से हैरान हो गया और उसने अपने चारों तरफ देखते हुए कहा, आप कौन? तभी उस औरत ने अपनी खूबसूरत मीठी आवाज में कहा, ध्रुव तुम घबराओ मत, अब से मैं तुम्हारे दिमाग में ही रहूंगी। ये सुनकर ध्रुव का पूरा शरीर कांपने लगा और उसने कहा, लेकिन आप कौन है, इंसान या कोई भूत? तभी उस औरत ने ध्रुव से कहा, मैं देवी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। जो किताब तुमने उस दिन निगल ली थी, तुम उनके मंत्रों का जाप करके अपने शरीर की 72,000 नाड़ियों को वश में कर सकते हो। जैसे जैसे तुम एक एक करके अपनी नाड़ियों को वश में करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे शरीर की शक्ति बढ़ती जाएगी और जब तुम अपनी सभी नाड़ियों को अपने वश में कर लोगे, तब तुम सर्वशक्तिशाली बन जाओगे। लेकिन हाँ, एक बात अच्छे से याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल है। अगर इन 2 सालों के अंदर तुमने अपनी सारी नाड़ियों को वश में नहीं किया, तो तुम्हारे शरीर के हर हिस्से से खून बहने की वजह से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद देवी की आवाज आनी बंद हो गई और अचानक से ध्रुव के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चींटियां उसके दिमाग को एक साथ काट रही हो। ध्रुव दर्द के मारे कराहने लगा। फिर अचानक से उसे अपने दिमाग में एक किताब खुलती हुई दिखाई दी। ये वही किताब थी जो उस दिन ध्रुव ने जल्दबाजी में निगल ली थी। ध्रुव उस किताब को देखकर हैरान हो गया। उसने मन ही मन उस किताब के पन्ने पलटने चाहे लेकिन वो किताब पहले पन्ने पर आकर रुक गई। ध्रुव ने देखा कि उसमें मानव शरीर का चित्र बना हुआ था, जिसमें शरीर की एक एक कोशिकाओं और हिस्से को ठीक करने की विधि दी हुई थी। साथ ही संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे थे। फिर ध्रुव ने एकदम से अपनी आंखें खोली। उसे एक पल के लिए लगा कि वो कोई सपना देख रहा था, लेकिन जब उसने अपनी आंख खोली तब भी वो किताब उसके मन में खुली हुई थी। ये देखकर ध्रुव ने मन ही मन कहा, वो आवाज जो मैंने सुनी थी वो सच थी या कोई सपना? जो भी हो, अगर ये किताब सच में मुझे ताकतवर बना देगी तो मुझे इसके मंत्रों का जाप करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे जो भी हो, मुझे ताकतवर बनना है और अपना बदला पूरा करना है। उस घटना को करीब 2 साल हो गए थे। उस वक्त मेघालय के एक छोटे से गांव के एक मिट्टी के मकान के आगे एक 70 साल का बूढ़ा आदमी पालती मारकर ध्यान में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी जिससे उसकी असली उम्र का पता नहीं चलता था। उनके सामने उस वक्त ध्रुव भी ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। इन 2 सालों के अंदर ध्रुव का स्वभाव बहुत बदल गया था। गुस्से और बदले की भावना उसके मन में तीव्र गति से बढ़ती जा रही थी। उसके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने मम्मी पापा को ढूंढना और अपने बाकी परिवार के कातिलों से बदला लेना। थोड़ी देर बाद उसके गुरु ने कहा, ध्रुव तुम अभी भी घर नहीं जा सकते, तुम्हें एक मिशन को पूरा करने के लिए मुंबई जाना। इसके आगे की वो ध्रुव से कुछ कहते। ध्रुव ने अपना हाथ ऊपर उठाकर उन्हें बीच में ही रुकने का इशारा करते हुए कहा, सर आपने मुझसे कहा था कि मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, इसलिए मैं अब जो चाहे कर सकता हूँ और आप अब मुझे फिर से एक मिशन पर भेज रहे हैं। जाइए किसी और को इस काम के लिए ढूंढ लीजिए, मैं ये काम नहीं करूंगा। ये कहते हुए ध्रुव उठा और उसने अपने सामने रखी हुई आयुर्वेदिक सोल्यूशन की बोतल को एक ही झटके में घटक लिया। ध्रुव का ये रवैया देखकर उसके गुरु ने गुस्से से कहा, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, तुम्हें ये मिशन पूरा करना ही होगा। एक और बात, अगर तुम ये मिशन अच्छे से पूरा कर देते हो तो तुम्हें शक्ति संगठन से जुड़ने का मौका मिल सकता है। ये सुनकर ध्रुव ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, सर आपको क्या लगता है कि मैं कोई 3 साल का छोटा बच्चा हूँ जिसे आप अपनी बातों से फुसला लेंगे?
शक्ति संगठन सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट लोगों को ही अपनी टीम में लेती थी। उस इंसिडेंट की वजह से ध्रुव के शरीर में कई ऐसी इंटरनल इंजरीज हो गई थी जिसकी वजह से वो चाहकर भी मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट नहीं बन सकता था, जिस वजह से शक्ति संगठन कभी उसे अपने साथ नहीं रखता। 2 सालों में ध्रुव ये बात अच्छे से समझ गया था। साथ ही उसके गुरु हर बार उसे शक्ति संगठन के साथ काम करने का सपना दिखाते थे, लेकिन उन्होंने आज तक अपने वादे को पूरा नहीं किया था। फिर ध्रुव ने आगे कहा, ना ही मैं इंडियन आर्मी में वापस जा सकता हूं और ना ही मुझे शक्ति संगठन अपने साथ जोड़ेगा। मुझे जो भी करना होगा अपने दम पर करना होगा। तभी ध्रुव के गुरु ने उससे कहा, तुम्हारे दादाजी तुम्हें इस मिशन के लिए भेजना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें जाना होगा। ये कहते हुए उन्होंने एक नंबर मिलाया और फोन ध्रुव की तरफ फेंक दिया। ध्रुव ने एक हाथ से वो फोन पकड़ा और फिर अपने दादाजी से बात की। जैसे ही ध्रुव की बात पूरी हुई उसने वो फोन वापस से अपने गुरु को पकड़ा दिया और अपना बैग उठाकर वहां से जाने लगा। तभी ध्रुव की नाक से कुछ खून की बूंदें गिरने लगी। ये देखकर ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और वापस से खड़े खड़े मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद ध्रुव के अपने गुरु से कहा, बताइए मेरा मिशन क्या है। तुम्हें मुंबई में जाकर 1 साल के लिए विशाखा सिंह का बॉडीगार्ड बनाना होगा। वो एनवी फार्मास्यूटिकल कंपनी की सीईओ है। एक बार तुम अपना मिशन पूरा कर लो, उसके बाद तुम अपने दादाजी के पास वापस जा सकते हो। फिर उसके गुरु ने उसे 2 टिकट पकड़ाते हुए कहा, ये रहा तुम्हारा मेघालय से दिल्ली का बस टिकट और ये दिल्ली से मुंबई का ट्रेन टिकट। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना मिशन अच्छे से पूरा करोगे। ध्रुव को उस बात से कोई मतलब नहीं था कि विशाखा सिंह कौन थी और उसे प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों थी, इसलिए उसने अपने गुरु से कोई सवाल नहीं किए। वो बस अपना आखिरी मिशन पूरा करके अपने दादाजी के पास वापस जाना चाहता था ताकि जल्द से जल्द वो अपने मम्मी पापा को ढूंढ सकें। फिर वो पीछे मुड़ा और उसने आयुर्वेदिक घोल की दूसरी बोतल उठाते हुए कहा, सर मुझे कुछ रुपये चाहिए। ये कहते हुए ध्रुव वापस से उस आयुर्वेदिक घोल की आधी बोतल को घटक गया। जब से ध्रुव उन मंत्रों का उच्चारण करके अपने मन में उस किताब के नए पन्नों को खोल रहा था, तब से उसके शरीर में बहुत दर्द रहता था, जिस दर्द को कम करने के लिए वो एक आयुर्वेदिक घोल को अपनी दवा के तौर पर पीता था। हालांकि ये मंत्र उसे सिर्फ दर्द ही नहीं देते थे, जैसे जैसे वो उन पन्नों पर महारत हासिल करता जा रहा था, उसकी शक्ति भी बढ़ना लगी थी। वो अभी मार्शल आर्ट्स तो नहीं सीख सकता था, लेकिन उसकी ताकत मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट लोगों से कम नहीं थी। ध्रुव की उस बात पर उसके गुरु ने कहा, मैं तुम्हें और रुपए नहीं दे सकता। मैंने पहले ही तुम्हें काफी रुपए उधार दिए हैं। ये सुनकर ध्रुव ने अपने गुरु से कहा, ठीक है, फिर मैं खुद ही कुछ जुगाड़ करता हूँ। ये कहने के बाद ध्रुव ने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया और बहुत ही सफाई से उनके बगल में रखा हुआ उन पर्स उठाकर शैतानी हंसी हंसता हुआ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद उसके गुरु ने मन ही मन कहा, ये लड़का, इसके गुस्से का क्या होगा। ये कहने के बाद उन्हें ध्यान आया कि ध्रुव बहुत ही सफाई से उनका पर्स लेकर वहां से जा चुका था। इस बात का एहसास होने पर वो भागते हुए दरवाजे के पास गए। क्या ध्रुव के गुरु उसको अपना पर्स ले जाने से रोक पाएंगे? और ध्रुव के उस मिशन में आगे क्या होगा? एपिसोड 3, दिल्ली से मुंबई की ट्रेन। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि ध्रुव को उसके गुरु ने मेघालय से मुंबई एक मिशन के लिए भेजा था। जाते वक्त ध्रुव ने अपने गुरु का पर्स चुरा लिया था। जब उसके गुरु को उस बात का एहसास हुआ तो वो ध्रुव को रोकने के लिए उसके पीछे भागे, लेकिन ध्रुव तब तक गायब हो गया था। ये देखकर उन्होंने गुस्से से अपनी मुट्ठी दरवाजे पर मारते हुए कहा, आने दो इसे वापस, तब बताऊंगा। फिर ध्रुव ने मेघालय से दिल्ली के लिए बस पकड़ ली। रास्ते में वो बिल्कुल भी नहीं सोया और अपने मन में मंत्रों का ध्यान करके किताब के आगे के पन्नों पर ध्यान देने लगाने लगा। उस वक्त ध्रुव मेघालय से दिल्ली पहुंच गया था। आज उसकी दिल्ली से मुंबई के लिए ट्रेन थी। वो जब ट्रेन के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी जगह पर विंडो सीट में एक लड़की अपना सिर झुकाए लेटी हुई थी। उसके बाल हर तरह के रंगों से रंगे हुए थे, जिसे देखकर ध्रुव को वो लड़की थोड़ी अजीब लगी। फिर ध्रुव ने उस लड़की को उठाते हुए कहा, मैम, ये विंडो सीट मेरी है। उस लड़की से बहुत देर तक जवाब नहीं मिलने पर ध्रुव गुस्से से उस लड़की की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, अंकल, आप दूसरी सीट पर बैठ जाइए, मुझे विंडो सीट पर बैठना है। उस लड़की का सुंदर गोल चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें थी। उसने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था और आंखों में नकली आईलैशेस लगाए हुए थे। लड़की के मुंह से अंकल सुनकर ध्रुव ने भड़कते हुए उस लड़की से कहा, मैं तुम्हें अंकल दिखाई दे रहा हूँ, मेरी सीट से उठो। तभी उस लड़की ने ध्रुव से कहा, टिकट दिखाओ। फिर उस लड़की ने ध्रुव के हाथ से उसका टिकट ले लिया। ध्रुव सिंह रायजादा, उम्र 24 साल। हम टिकट के हिसाब से तो तुम अभी जवान हो, फिर अपना ये क्या हुलिया बना रखा है। उस पर ध्रुव ने कहा, तुम्हें उससे क्या मतलब, मेरी सीट से उठो, मुझे यही सीट चाहिए प्लीज, मेरे सिर में बहुत दर्द है, मुझे टेबल पर सिर रखकर रेस्ट करने दो।
ये कहते हुए वो लड़की वापस से अपना सिर सामने वाली छोटी सी टेबल पर रखकर लेट गई। ध्रुव को उस वक्त उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो उस लड़की को वहां से उठाकर एक तरफ पटक देता, लेकिन एक जेंटलमैन होने की वजह से वो उस लड़की पर हाथ नहीं उठा सकता था, इसलिए वो चुपचाप उसके बगल में जाकर बैठ गया। तभी उस कोच में एक नौजवान लड़का आया जिसने काली रंग का जैकेट पहना हुआ था और स्टाइलिश से बाल बनाए हुए थे। उस लड़की को देखकर वो वहां रुक गया और उसने अपने दोनों बॉडीगार्ड से कहा, मिल गई, ये यहाँ बैठी है। उस नौजवान लड़के की आवाज सुनकर उस लड़की की आंखें खुल गई। फिर उसने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, ओफो, अब तुम लोग ऐसे ही भूतों की तरह मेरा पीछा करते रहोगे। तभी एक बॉडीगार्ड ने ध्रुव से कहा, यहाँ से उठो, यहाँ हमारे सब बैठेंगे। ये सुनकर ध्रुव ने उस आदमी से कहा, ये मेरी सीट है, मैं नहीं उठूंगा, और आंख बंद करके उस किताब पर ध्यान लगाने लगा। तभी उस आदमी ने गुस्से में ध्रुव की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। उन दोनों में हाथापाई होने ही वाली थी कि तभी वो नौजवान आदमी उनके बीच में आ गया, जिसकी उम्र लगभग ध्रुव के बराबर ही होगी। उसने अपने आदमी को रुकने का इशारा किया और फिर ध्रुव को अपना टिकट देते हुए कहा, ब्रो, मेरी सीट फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट में है, तुम वहां आराम से सो सकते हो, मुझे यहाँ बैठना है। तभी ध्रुव ने उसे सीधा जवाब देते हुए कहा, मैं यहाँ ठीक हूँ और यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। ध्रुव की उस बात पर काले जैकेट वाले नौजवान को गुस्सा आने लगा। उसने फिर धमकी भरी आवाज में ध्रुव से कहा, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ, मान जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो लड़का राजपूत परिवार का बड़ा बेटा प्रिंस राजपूत था। राजपूत परिवार मुंबई के जाने माने अमीर और इज्जतदार बिजनेस परिवारों में से एक था। अपने परिवार के रुपए और पावर का प्रिंस को बहुत घमंड था और आज तक उसे किसी ने किसी चीज के लिए माना नहीं किया था। इसलिए ध्रुव के रवैये को देखकर उसका दिमाग खराब हो गया था। तभी ध्रुव ने प्रिंस से कहा, मेरा मूड भी आज कुछ खास अच्छा नहीं है, इसलिए मेरा दिमाग खाना बंद करो और यहाँ से दफा हो। फिर वो आंख बंद करके उस किताब के मंत्रों पर ध्यान लगाने लगा। तभी प्रिंस राजपूत ने मुस्कुराते हुए अपने एक बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया। उस आदमी ने ध्रुव के बालों को कसकर पकड़ना चाहा, लेकिन बाल बहुत छोटे होने की वजह से उसके हाथ में नहीं आए। तभी ध्रुव ने उस आदमी के पेट पर कसकर एक मुक्का मार दिया और वो आदमी दर्द से कराहता हुआ जमीन पर जा गिरा। अपने आदमी को जमीन पर गिरा हुआ देख दूसरे बॉडीगार्ड ने गुस्से से ध्रुव की तरफ बढ़ते हुए कहा, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। फिर वो आदमी ध्रुव के चेहरे की तरफ मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ा। ध्रुव ने पलक झपकते ही एक हाथ से उसके अटैक को रोका और दूसरे हाथ से उसके सीने पर बहुत जोर से वार किया, जिस वजह से वो आदमी उस कोच से बाहर उड़ता हुआ दूसरे कोच की सीट से टकरा गया। उस नजारे को देखकर वो लड़की दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस आदमी को वो कुछ देर पहले अंकल बुला रही थी वो इतना ताकतवर होगा। थोड़ी देर बाद अकेला ध्रुव उन दो आदमियों से लड़ रहा था। उसने थोड़ी ही देर में अपनी फाइटिंग स्किल्स से उन दोनों को दिन में तारे दिखा दिए थे। उस वक्त उनके कोच के पास भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग फाइट को एंजॉय कर रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे, तो कुछ लोग घबराए हुए दिख रहे थे। तभी प्रिंस राजपूत ने अपने आदमियों को डांटते हुए कहा, तुम दोनों से एक आदमी पकड़ में नहीं आ रहा। मैं तुम दोनों नालायकों को इसी दिन के लिए रखा था। मुझे इस आदमी की लाश चाहिए, मारो इसे। उसी वक्त ध्रुव ने प्रिंस राजपूत को घुमाकर एक थप्पड़ मारा और प्रिंस सामने वाली कुर्सी पर जाकर गिर गया। तभी वहां पर टिकट कलेक्टर आ गया। उसने उन सभी को डांटते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है। उस पर उन दोनों बॉडीगार्ड्स ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, हम लोग तो भाई भाई हैं, हम बस आपस में खेल कर रहे थे। ये सुनते ही उस टिकट कंडक्टर ने कहा, तुम लोग कोई छोटे बच्चे हो जो खेल कर रहे हो। मुझे अब यहाँ से शोर नहीं आना चाहिए, नहीं तो मुझे तुम लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। तभी प्रिंस राजपूत ने टिकट कंडक्टर से मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी सर, हम लोग आगे से नहीं खेलेंगे। ये कहते हुए वो ध्रुव के बगल में जाकर बैठ गया। कंडक्टर के वहां से जाने के बाद थोड़ी देर तक सब शांत बैठे रहे। उसके बाद प्रिंस ने ध्रुव को धमकाते हुए कहा, मैं कसम खाता हूँ कि आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। ध्रुव ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और वापस से आंख बंद करके ध्यान करने लगा। तभी प्रिंस ने अपना हाथ ध्रुव के कंधे के ऊपर रखते हुए कहा, तेरे अंदर बहुत गर्मी है, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। ध्रुव को बहुत गुस्सा आया और उसने एक ही झटके में प्रिंस के हाथ की 2 उंगलियां मोड़ दी, जिस वजह से दर्द के मारे प्रिंस की चीख पूरे कोच में गूंजने लगी। तभी प्रिंस ने ध्रुव को धमकाते हुए कहा, आज तक मुझे मेरे माँ बाप तक ने कभी हाथ नहीं लगाया और तूने मेरी उंगली मोड़ दी। आज तू मुंबई रेलवे स्टेशन से जिंदा बाहर नहीं जाएगा, ये प्रिंस राजपूत का वादा है। इस पर ध्रुव ने कहा, काश तुम्हारे माँ बाप ने बचपन में तुम्हें कुछ थप्पड़ लगाए होते तो अभी तुम्हें थोड़ी अकल होती और तुम बाहर के लोगों को अपना नौकर नहीं समझते। और अभी तो मैंने सिर्फ उंगली मोड़ी है, ज्यादा बकवास की तो तोड़ भी दूंगा। इस पर प्रिंस ने ध्रुव को धमकाते हुए कहा, अच्छा, तू हाथ लगा कर तो दिखा।
उसकी धमकी सुनकर ध्रुव ने झट से उसकी मुड़ी हुई एक उंगली को तोड़ दिया, जिस वजह से प्रिंस दर्द से बहुत तेज चिल्लाने लगा और उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। उसके आदमी जो ये तमाशा देख रहे थे वो घबराहट के मारे पीछे हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ वो खूबसूरत लड़की ध्रुव की उस हरकत से काफी इम्प्रेस हो गई। उसके बाद ध्रुव वापस से अपनी आंख बंद करके ध्यान किताब पर ध्यान देने लगा। वो लड़की अभी भी उत्सुकता भरी नजरों से ध्रुव को देखे जा रही थी। जब थोड़ी देर बाद प्रिंस के हाथ का दर्द थोड़ा कम हुआ तो वो ध्रुव के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। फिर उसने ध्रुव को धमकाते हुए कहा, अगर मैंने तुझे मुंबई के रेलवे स्टेशन से जिंदा बाहर जाने दिया तो मेरा नाम प्रिंस राजपूत नहीं। ये सुनकर ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और प्रिंस को घूरने लगा, लेकिन उसने प्रिंस से कुछ नहीं कहा। तभी उस लड़की ने ध्रुव से कहा, ही मेरा नाम अनुष्का चौहान है। मुझे तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी लगी। क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे? अनुष्का चौहान भी मुंबई के अमीर और ताकतवर परिवार की बेटी थी। उसके पापा और प्रिंस की पापा की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन वो प्रिंस राजपूत की तरह घमंडी नहीं थी और एक सुलझी हुई लड़की थी। तभी प्रिंस ने ध्रुव से कहा, अच्छा तो तुम्हारा नाम ध्रुव है। ये कहते हुए प्रिंस ने ध्रुव का नाम याद कर लिया था। तभी उस लड़की ने प्रिंस से कहा, प्रिंस, आज से ध्रुव मेरा बॉडीगार्ड है, इसलिए तुम उसे परेशान करने की सोचना भी मत। ये कहने के बाद वो लड़की वापस से ध्रुव की तरफ मुस्कुराकर देखने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर प्रिंस राजपूत ने हंसते हुए कहा, ये और तुम्हारा बॉडीगार्ड बनेगा। देखो तो इसको, ये इतना एरोगेंट है। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए अपना एटीट्यूड थोड़ा भी कम करेगा? वो तुम्हारी तरफ देख तक नहीं रहा है। ध्रुव ने उन लोगों की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी आंख बंद ही रखी। तभी उस लड़की ने ध्रुव के थोड़ा करीब आकर कहा, ध्रुव तुम्हारी फाइटिंग स्किल काफी अच्छी है। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। मुझे एक पर्सनल बॉडीगार्ड की जरूरत है और मुझे लगता है तुमसे बेहतर मेरे लिए वो कोई नहीं हो सकता। क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे? तभी ध्रुव ने अनुष्का पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम चुप रहो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। ध्रुव के उस रवैया देखकर अनुष्का को बहुत बुरा लगा और वो अपना मुंह फुलाकर बैठ गई। उसी वक्त प्रिंस को अपने फोन में एक मैसेज आया, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कल सुबह उनकी ट्रेन मुंबई पहुंचने वाली थी और प्रिंस ने ध्रुव को सबक सिखाने के लिए अपने आदमियों का इंतजाम कर लिया था। फिर प्रिंस ने मन ही मन कहा, अब तुझे पता चलेगा कि प्रिंस राजपूत पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। अगली सुबह करीब 8 बजे उन लोगों की ट्रेन मुंबई पहुंच गई थी। मुंबई पहुंचते ही ध्रुव ने अपना बैग उठाया और ट्रेन से बाहर आ गया। उसके पीछे पीछे अनुष्का और प्रिंस भी बाहर आ गए थे। बाहर स्टेशन पर प्रिंस राजपूत ने ध्रुव को पीटने के लिए करीब 20 गुंडे भिजवाए हुए थे, जो ध्रुव के ट्रेन से उतरने का इंतजार कर रहे थे। अनुष्का उन गुंडों को देखकर समझ गई थी कि प्रिंस ध्रुव के साथ क्या करने वाला था। उसने एकदम से ध्रुव का रास्ता रोकते हुए कहा, ध्रुव रुक जाओ, एक बार और सोच लो। अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओगे तो मैं तुम्हें काफी अच्छी सैलरी भी दूंगी, कम से कम महीने के 1 लाख रुपए। अनुष्का जानती थी कि अगर ध्रुव उसका बॉडीगार्ड बनने को तैयार हो जाए तो प्रिंस के आदमी ध्रुव को हाथ नहीं लगा पाएंगे। तभी ध्रुव ने अनुष्का से कहा, मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने का कोई शौक नहीं है। ये सुनकर अनुष्का को बहुत गुस्सा आ गया और उसने ध्रुव से ताव में कहा, ठीक है, जाओ जाकर मरो। फिर अनुष्का ने मन ही मन खुद से कहा, लगता है इस आदमी का दिमाग खराब है। यहाँ इतने लोग मेरा बॉडीगार्ड बनने के लिए मरे जा रहे हैं। इतनी सैलरी तो एक इंजीनियर को नहीं मिलती जितनी मैं इसे अपना बॉडीगार्ड बनने के लिए दे रही हूँ, और ये मुझे ही ताव दिखा रहा है। फिर अनुष्का ने प्रिंस को रोकते हुए कहा, प्रिंस, उसे जाने दो प्लीज। उस पर प्रिंस ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, तुम्हारी खातिर मैं उसे सिर्फ इतना ही मारूंगा कि वो मरे ना। ये कहने के बाद प्रिंस ने अपने कुछ आदमियों के साथ अनुष्का को सेफली स्टेशन के बाहर खड़ी उसकी ऑडी में बिठा दिया। फिर प्रिंस ने अपने आदमियों से कहा, वो ध्रुव का बच्चा अपने आप को क्या समझता है, उसे आज अगर मैंने दिन में तारे नहीं दिखाई तो मेरा नाम प्रिंस राजपूत नहीं। चलो, क्या ध्रुव उन 20 खतरनाक गुंडों का अकेले सामना कर पाएगा? एपिसोड 4, एक मसीहा। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि ध्रुव दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठ गया था, जहां उसकी प्रिंस राजपूत और उसके बॉडीगार्ड से लड़ाई हो गई थी। प्रिंस के बदतमीज रवैये की वजह से ध्रुव ने गुस्से में प्रिंस की एक उंगली तोड़ दी थी। इसलिए उसने ध्रुव से बदला लेने की ठान ली थी और उसको पीटने के लिए उस वक्त रेलवे स्टेशन के बाहर गुंडे बुलवाए हुए थे। प्रिंस राजपूत मुंबई की अमीर और ताकतवर परिवारों में से एक परिवार का बड़ा बेटा था। राजपूत परिवार का बिजनेस की दुनिया में बहुत नाम था, लेकिन उसके साथ साथ उनके कई इलीगल काम भी चलते थे, जिस वजह से उन लोगों के अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ कनेक्शन थे। प्रिंस ने उस वक्त ध्रुव को पीटने के लिए अंडरवर्ल्ड के छटे हुए बदमाश बुलाए हुए थे।
तभी एक खतरनाक से दिखने वाले आदमी ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा। उस आदमी के पूरे चेहरे पर कई घाव थे, जिस वजह से वो बहुत भयानक दिख रहा था। उसे लोग अंडरवर्ल्ड में कालिया के नाम से जानते थे। जैसे ही कालिया ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा, ध्रुव ने उसका हाथ घुमाया और अपने पैर को बहुत ताकत से उसके पैर के ऊपर रख दिया। फिर उसने अपने एक हाथ से उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया, जिस वजह से कालिया दर्द से चिल्लाने लगा। कालिया को चिल्लाता हुआ देख उसके आदमी उसकी मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन कालिया ने उन्हें अपने हाथ का इशारा करके रोक दिया। तभी ध्रुव ने कालिया को धमकाते हुए कहा, ये सिर्फ ट्रेलर था, अगर तुमने आगे मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिर ध्रुव वहां से चला गया। वहीं कालिया ने दांत पीसते हुए अपने आदमियों को अपने पास बुलाया और ध्रुव का पीछा करने लगा। थोड़ी ही देर में कालिया के आदमियों के साथ प्रिंस के दोनों बॉडीगार्ड ने मिलकर ध्रुव को चारों तरफ से घेर लिया था। ध्रुव समझ गया था कि जब तक वो उन लोगों को सबक नहीं सिखाएगा, वो लोग इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो लोग अभी रेलवे स्टेशन के अंदर ही थे और ध्रुव नहीं चाहता था कि उनकी लड़ाई की वजह से किसी आम नागरिक को कोई चोट पहुंचे, इसलिए वो उन्हें अपने पीछे भगाता हुआ रेलवे स्टेशन के बाहर के एक खाली मैदान में ले आया। वहां पहुंचकर कालिया ने अपनी जेब से चाकू निकाला और फिर ध्रुव को दिखाते हुए कहा, पहले तूने हमारे सर को परेशान किया और बाद में मुझ पर हाथ उठाया, लगता है तेरी माँ को तेरी लाश भिजवानी ही पड़ेगी। फिर कालिया ने उस चाकू को ध्रुव के पेट में घोंप दिया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो चाकू ध्रुव के शरीर के अंदर तक नहीं घुस पाया और आधा टेढ़ा हो गया। उसी वक्त ध्रुव ने कालिया के मुंह पर बहुत तेज से मुक्का मारा और कालिया अपनी जगह से उड़ता हुआ पीछे गिर गया, जिस वजह से उसके आगे के 2 दांत टूट गए और उसके मुंह से खून निकलने लगा। तभी उसने अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए कहा, मारो साले को। तभी उसके 4 आदमियों ने आगे बढ़कर ध्रुव से कहा, साले, तूने अपनी मौत को बुलावा दिया है। फिर एक आदमी हवा में उड़ता हुआ ध्रुव के सीने पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो ध्रुव पर अटैक करता, ध्रुव ने उसे जमीन पर पटक दिया। उसके बाद अपनी फाइटिंग स्किल्स से ध्रुव ने एक एक करके उन 20 आदमियों को इतना मारा कि किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया तो किसी की टांग, लेकिन पूरी लड़ाई के दौरान वो लोग ध्रुव को छू तक नहीं पाए। उस वक्त वो सभी गुंडे मैदान में घायल पड़े थे। तभी ध्रुव ने एक आदमी की शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तुम लोगों की जेब में जितने भी रुपये हैं वो सब निकालो। तभी उस आदमी ने दर्द से कराहते हुए ध्रुव से कहा, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन फिर ध्रुव से और मार पड़ने के डर की वजह से उन सभी लोगों ने अपने सारे रुपये ध्रुव को दे दिए। कुल मिलाकर ध्रुव के पास उस वक्त 2 लाख रुपये हो गए थे। जाते वक्त ध्रुव ने कुछ सोचने के बाद 50,000 रुपये उन लोगों को वापस पकड़ाते हुए कहा, इससे अपना इलाज करवा लेना। फिर ध्रुव वहां से बाहर निकल गया और अपने रहने के लिए सस्ते होटल या होमस्टे ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत ने ध्रुव का रास्ता रोकते हुए कहा, बेटा, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहे हो। ध्रुव को वो औरत बहुत चालाक लगी, इसलिए ध्रुव ने कमरे के लिए मना कर दिया और वहां से आगे जाने लगा। लेकिन वो औरत फिर उसके पीछे पीछे आई और उसने ध्रुव से कहा, मेरे यहाँ बहुत सारे कॉलेज के बच्चे भी रहते हैं, तुम्हें यहाँ सस्ता कमरा मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर ध्रुव एकदम से रुक गया। वो रहने में ज्यादा रुपए खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उस औरत की बात मनाने की सोची। तभी उस औरत की नजर ध्रुव के कसे हुए शरीर और हाथ में पड़े हुए छालों की तरफ पड़ी। वो देखकर उसने ध्रुव से कहा, बेटा, तुम्हें देखकर तो तुम आर्मी वाले लगते हो। ध्रुव ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर उस औरत से कहा, ठीक है, मैं आपके यहाँ रुक रहा हूँ, लेकिन मुझे सबसे सस्ता कमरा चाहिए और कोई फैंसी फैसिलिटी नहीं चाहिए। ये सुनकर उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, मेहमान तो भगवान का रूप होता है, तुम जैसा बोलोगे वैसा कमरा मिल जाएगा। फिर वो औरत ध्रुव को लेकर एक बहुत पुराने से 3 मंजिले घर पर ले गई, जिसका सबसे ऊपर वाला छोटा सा कमरा उसने ध्रुव को दे दिया। वो एक बहुत ही छोटा और गंदा सा कमरा था, जिसमें एक बिस्तर और छोटे से बाथरूम के अलावा कुछ नहीं था। वहां पहुंचने के बाद ध्रुव ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और सबसे पहले उसने 500 पुशअप्स, 500 सिटअप्स और 1000 स्क्वाट्स के आधे घंटे तक पंच और किक की प्रैक्टिस करने के बाद उसने नहाया और फिर आयुर्वेदिक सोल्यूशन की एक बड़ी बोतल पी पिया। उसके बाद वो अपने बिस्तर पर पालती मारकर बैठ गया और आंख बंद करके मंत्र जाप करने लगा। ध्रुव को अपनी नाड़ियों पर ध्यान लगाते हुए 2 साल हो गए थे। उस दिन के बाद से उसे कभी देवी की आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन उनकी बात मानते हुए उसने उस किताब की मदद से अपनी नाड़ियों पर ध्यान लगाना शुरू किया, जिसके बाद से उसे अपने शरीर में पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने लगी और 2 साल पहले उस घटना की वजह से उसके शरीर में जो इंटरनल इंजरीज हुई थी वो भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसी वक्त ध्रुव के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। ये सुनकर ध्रुव ने कहा, कौन? उसे बाहर से कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन कोई अभी भी उसके कमरे का दरवाजा खटखटा रहा था। बहुत देर तक जवाब नहीं मिलने पर ध्रुव अपनी जगह से उठा और जब उसने अपने कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो वो हैरान हो गया।
उसके सामने उस वक्त अधेड़ उम्र की एक औरत खड़ी थी जिसने बहुत रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे और चेहरे पर बहुत सारा मेकअप किया हुआ था। उसे देखकर ध्रुव समझ गया कि उस जगह पर जरूर कुछ गड़बड़ थी। तभी ध्रुव ने उस औरत से कहा, आंटी आप कौन और आपको मेरे से क्या काम है? तभी उस औरत ने एक सडक्टिव मुस्कान के साथ ध्रुव से कहा, मुझे आंटी मत बोलो, तुम मुझे जूली बुला सकते हो, वैसे तुम दिखने में तो अच्छे हो, बस बात करने के थोड़े कड़वे हो, चलो एक बार अंदर चलकर बात कर लेते हैं। ये कहते हुए वो औरत ध्रुव के कमरे के अंदर जाने लगी, लेकिन ध्रुव ने कमरे का दरवाजा आधा बंद करते हुए उन्हें रोक दिया। एक मिनट, आप है कौन? मैं आपको जानता तक नहीं हूँ। उस पर जूली ने कहा, तुम्हारी लैंडलेडी बता रही थी कि तुम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को ढूंढ रहे हो, इसलिए मैं आ गई, और चिंता मत करो, ये सर्विस कॉम्प्लीमेंट्री है, इट्स फ्री। ये सुनकर ध्रुव ने जूली से कहा, पहली बात, मैंने किसी को यहाँ आने के लिए नहीं कहा है, और अगर कहा भी है तो आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तो नहीं लग रही। इस पर जूली ने फिर से ध्रुव के कमरे के अंदर घुसने की कोशिश करते हुए कहा, मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही हूँ जिसने 60 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी की है। ये सुनते ही ध्रुव के माथे पर तनाव की लकीरें खींच गई और उसने गुस्से से कमरे का दरवाजा खट से बंद कर दिया। उसके बाद ध्रुव वापस से आंख बंद करके मन ही मन मंत्र उच्चारण करने लगा, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा फिर से किसी ने खटखटाया। ध्रुव ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना ध्यान फिर से अपनी नाड़ियों पर केंद्रित करने लगा, लेकिन उसके दरवाजे में फिर से बहुत देर तक दस्तक होती रही। ये देखकर ध्रुव ने मन ही मन कहा, अगर मुझे पता होता कि इस होटल में इतनी दिक्कत आने वाली है तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। फिर ध्रुव ने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, कौन है बाहर? जो भी है इसी वक्त वापस चले जाओ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं किसी औरत पर हाथ उठा रहा हूँ। ध्रुव की धमकी के 10 सेकंड बाद किसी ने उसका दरवाजा फिर से खटखटाने लगा। तभी ध्रुव बहुत गुस्से से अपने बिस्तर से उठा और उसने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला वो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी जो दिखने में कॉलेज स्टूडेंट लग रही थी। उसने सिंपल जीन्स और टॉप पहना हुआ था और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं था। ध्रुव को देखते ही उसने कमरे का दरवाजा कसकर पकड़ लिया। उसे डर था कि ध्रुव उसको भी रिजेक्ट ना कर दे। फिर उसने रोते हुए ध्रुव से कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे आपकी मदद चाहिए। ध्रुव ने उसे अंदर आने दिया। कमरे के अंदर पहुंचकर उस लड़की ने सहमते हुए ध्रुव से कहा, ये मेरा पहली बार है, क्या आप मुझे ज्यादा रुपए दे सकते हो? ध्रुव समझ गया था कि वो लड़की किस बारे में बात कर रही थी। तभी उसने उस लड़की से कहा, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम डरो मत, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? ध्रुव समझ गया था कि वो लड़की वहां अपनी किसी मजबूरी की वजह से आई थी, इसलिए उसने लड़की को अपनी बातों से कंफर्टेबल करके सच जानना चाहा। ध्रुव की उस बात को सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने ध्रुव से कहा, भैया, मैं यहाँ मजबूरी से आई हूँ, मैंने ये काम पहले कभी नहीं किया, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरे पापा के पैर का ऑपरेशन होना है। डॉक्टर ने कहा है कि आज शाम तक रुपए चाहिए, नहीं तो वो ऑपरेशन नहीं करेंगे। हम लोगों के पास इतना रुपए नहीं है कि हम उनका ऑपरेशन की पूरी फीस भर पाए। ये कहने के बाद उस लड़की ने अपनी जेब से अपना कॉलेज एड कार्ड निकाला और ध्रुव को दिखाते हुए कहा, ये देखिए मेरा कॉलेज एड कार्ड। ध्रुव ने उस लड़की का एड कार्ड ढंग से देखा। उसका नाम नैना बंसल था। उसकी उम्र 22 साल थी और वो मुंबई फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की स्टूडेंट थी। तभी ध्रुव ने मन ही मन सोचा, अगर ये इतनी गरीब है तो ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट की फीस कैसे पे कर पा रही है? फिर उस लड़की पर थोड़ा शक करते हुए ध्रुव ने कहा, तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ है? पूरी बात बताओ। नैना ने अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मेरे पापा कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं। कल गलती से काम करते वक्त तीसरे मंजिले से गिरने की वजह से उनका एक पैर टूट गया। उसी के ऑपरेशन के लिए हमें रुपए चाहिए। हम लोगों ने वहां के ठेकेदार से भी मदद मांगी, लेकिन उसने मदद करने से साफ मना कर दिया। हम लोगों का इस शहर में कोई नहीं है। अपनी बात पूरी करने के बाद नैना सुबक सुबक कर रोने लगी। तभी ध्रुव ने उससे पूछा, तुम्हें यहाँ के बारे में कैसे पता चला? उस पर नैना ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं जब रुपए का जुगाड़ करने के लिए इस सड़क से गुजर रही थी तब एक बूढ़ी औरत ने मुझे कहा कि मुझे एक दिन इतनी ज्यादा रुपए इसी काम से मिल सकते हैं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं आगे कुछ सोचे बिना यहाँ आ गई। फिर कुछ सोचते हुए ध्रुव ने नैना से कहा, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? इस पर नैना ने ध्रुव को जवाब दिया, 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, बाकी 1 लाख का हमने जैसे तैसे जुगाड़ कर लिया है। ये सुनते ही ध्रुव ने अपने बैग में से 1 लाख रुपए निकालकर नैना को पकड़ा दिए और फिर उससे कहा, अपना बैंक अकाउंट नंबर बताओ। ये सुनकर नैना एक पल के लिए हैरान हो गई और उसने हिचकते हुए कहा, मुझे बस 1 लाख रुपए की ही जरूरत है। लेकिन ध्रुव ने उससे कहा, जल्दी बताओ।
फिर नैना ने ध्रुव को अपनी बैंक डिटेल्स दी और ध्रुव ने किसी को कॉल मिलाकर कहा, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगा, अर्जेंट है, मैं आपको एक बैंक की डिटेल्स भेज रहा हूँ। थोड़ी देर बाद नैना के अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए। फिर ध्रुव ने नैना से कहा, ये रुपए भी रखो, आगे जरूरत पड़ सकती है। ध्रुव के इस जेस्चर को देखकर नैना हैरान रह गई। उसके लिए उस वक्त ध्रुव किसी मसीहे से कम नहीं था। क्या उस लड़की को सच में उन पैसों की जरूरत थी या वो झूठ बोलकर ध्रुव को लूट रही थी? एपिसोड 5 आईक्यू टेस्ट। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि ध्रुव ने नैना के पापा के इलाज के लिए उसे रुपए दिए थे, जिसके बदले उसने नैना से कोई फेवर्स नहीं लिए। ध्रुव की उस हरकत को देखकर नैना हैरान थी। उसकी नजर में ध्रुव एक मसीहा की तरह था। तभी ध्रुव ने नैना से कहा, ठीक है, अब तुम सेफली यहाँ से जाओ, बहुत रात हो गई है और ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। ध्रुव की उस बात पर नैना अभी तक वहाँ हैरान खड़ी थी। फिर उसने ध्रुव से कहा, आप इसके बदले, मेरा मतलब आप मेरी ऐसे ही मदद कर रहे हो। तभी ध्रुव ने नैना से कहा, इतना मत सोचो और जाओ। नैना को अभी तक उस बात पर भरोसा नहीं हुआ था कि ध्रुव ने बिना किसी फायदे के उसकी मदद की थी। उसकी नजरों में इस वक्त ध्रुव के लिए इज्जत बहुत बढ़ गई थी। तभी नैना ने भावुक होकर ध्रुव से कहा, आपने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है, लेकिन मैं इतना बड़ा एहसान किसी का नहीं लेती हूँ। मैं जल्द ही आपके रुपए आपको वापस कर दूंगी, धीरे धीरे करके ही सही। नैना फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन उसके अपने सिद्धांत थे और उसके माँ बाप ने उसे किसी का एहसान लेना नहीं सिखाया था, इसलिए उसने जितना जल्दी हो सके ध्रुव के रुपए वापस लौटाने की सोच ली थी। तभी ध्रुव ने नैना से कहा, ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से ये रुपये लौटा देना। ध्रुव से इतनी बड़ी मदद मिलने पर नैना की आंखें भर आई और उसने ध्रुव से कहा, आपने आज एक बड़े भाई की तरह मेरी मदद की है, क्या मैं आपको भाई बुला सकती हूँ? नैना की उस बात पर ध्रुव का भी दिल पिघल गया और उसने प्यार से नैना के सिर पर हाथ फेर दिया। तभी नैना बच्चे की तरह ध्रुव के सीने से लिपट गई। नैना हमेशा दूसरों की मदद करती थी, लेकिन आज उसे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि जरूरत के वक्त किसी से सही मदद मिलना कैसा लगता था। नैना मन ही मन ये सोच रही थी कि अगर ध्रुव उसका सगा भाई होता तो उसके लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाती, उसे कभी भी दूसरों के आगे मदद के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ते। वो ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उसे अपने चेहरे पर खून की कुछ बूंदें महसूस हुई, जिसे देखकर नैना ने घबराते हुए कहा, भाई आप ठीक हो? तभी ध्रुव ने वापस से आंख बंद करके मंत्रों पर ध्यान लगाना शुरू किया और उसकी नाक से खून बहना बंद हो गया। फिर ध्रुव ने नैना से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी नैना ने ध्रुव के चेहरे से खून को पोंछते हुए कहा, भाई आप मुझे अपना फोन नंबर दे दो। ध्रुव ने नैना के फोन में अपना नंबर सेव करते हुए कहा, तुम्हें कभी भी किसी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे कॉल कर लेना। ये कहते हुए ध्रुव नैना को होटल के बाहर छोड़ने चला गया। फिर उसने नैना को सेफली ऑटो में बिठा दिया। अगली सुबह ध्रुव जल्दी तैयार हुआ और एनवी फार्मास्यूटिकल के लिए निकल गया था। क्योंकि उसके पास ऑटो करने के रुपए नहीं बचे थे, इसलिए उसने 10 किलोमीटर का सफर भागकर तय किया था। ध्रुव के लिए 10 किलोमीटर भागना बहुत मामूली सा काम था। जब वो एनवी फार्मास्यूटिकल पहुंचा तब उसके कसे हुए शरीर को देखते ही वहां के एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, आप यहाँ बॉडीगार्ड के इंटरव्यू के लिए आए हैं? उस पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। तभी वहां के दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने ध्रुव को एक पेपर देते हुए कहा, आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए और अपना सारा सामान इधर रख दीजिए, मैं तब तक आपके अंदर जाने का अरेंजमेंट करता हूँ। ये कहने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड तुरंत वहां से चला गया। फिर ध्रुव ने अपने बैग में से वो आयुर्वेदिक सोल्यूशन निकाला और उसे एक ही सांस में घटक गया। थोड़ी ही देर में वहां पर एक गोरी चिट्टी खूबसूरत सी लड़की आ गई, जिसकी उम्र करीब 25 साल होगी। उसने काले रंग की बॉडी टाइट शॉर्ट फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसके घुटने से हल्की सी ऊपर आ रही थी, और साथ में 5 इंच की लंबी हील्स भी पहनी हुई थी। वो दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि अगर वो किसी के बगल से गुजर जाए तो चाहे आदमी हो या औरत, वो चाहकर भी उससे नजर नहीं हटा पाएगा। तभी उस लड़की ने अपने चेहरे से काला चश्मा हटाया और ध्रुव को ऊपर से लेकर नीचे तक जज करते हुए कहा, तुम ध्रुव हो? राइट, मैं जूली, मेरे साथ चलो। फिर ध्रुव जूली के पीछे पीछे कंपनी के अंदर जाने लगा। तभी जूली ने ध्रुव से कहा, तुम्हें पता है ना तुम लेट हो। अगर तुम विशाखा सिंह के बॉडीगार्ड बनने के लिए सेलेक्ट हो गए तो तुम्हें हमेशा पंक्चुअल रहना होगा, नहीं तो मुझे तुम्हें इस नौकरी से बाहर निकालने में वक्त नहीं लगेगा। जूली के बात करने के तरीके से लग रहा था कि उसे ध्रुव कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन ध्रुव को जूली की बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप उसके पीछे पीछे लिफ्ट की तरफ चल दिया। लेकिन जूली ध्रुव को लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से 5वीं मंजिल तक ले गई। इतनी ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने की वजह से जूली की सांस फूल गई और वो हौंफने लगी। लेकिन ध्रुव अभी भी बिल्कुल ठीक था। तभी जूली ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या देख रहे थे?
अभी पता चल जाएगा। अगर तुम सीसीटीवी कैमरा में मुझे चेकआउट करते हुए नजर आए तो तुम इस राउंड में बाहर हो जाओगे। ये तुम्हारा टेस्ट था। जूली की उस बात का ध्रुव ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर जूली ने ध्रुव से कहा, वैसे अगर तुमने मुझे सच में चेकआउट किया है तो अभी भी ऑनेस्टली बता सकते हो। ऐसा करने पर तुम इस राउंड से बाहर नहीं होगे और तुम्हें इस राउंड के 10 पॉइंट और मिल जाएंगे। ध्रुव से पहले भी कई लोग वहां आए थे, जिनमें से अधिकतर ने उस बात को मान लिया था कि वो जूली को चेकआउट कर रहे थे, इसलिए जूली ने उनकी ऑनेस्टी की वजह से उन्हें आगे के राउंड के लिए भेज दिया था। तभी ध्रुव ने जूली की बात को नकारते हुए सीधे तौर पर जवाब दिया, मैं क्यों तुम्हें चेकआउट करूंगा? तुम कोई हूर की परी नहीं हो। ध्रुव का जवाब सुनकर जूली ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, तुम रुको, यही तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। जूली को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था और उसके हिसाब से ऐसा कोई आदमी हो ही नहीं सकता जो उसकी तरफ एक नजर देखने के बाद अपनी आंखें फेर ले। तभी उसने ध्रुव से कहा, मैं अभी सीसीटीवी फुटेज देखकर आती हूँ, तब तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाएगी। फिर जूली सीसीटीवी फुटेज देखने चली गई। उसने मन बना लिया था कि उस वीडियो में जब वो ध्रुव को उसे चेकआउट करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेगी तब वो सबके सामने उसे बहुत जोर से तमाचा मारेगी, लेकिन जो जूली ने फुटेज में देखा उससे वो हैरान रह गई। वो बिल्कुल गलत थी। ध्रुव ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। वो ऊपर आते वक्त अपने आसपास की चीजों को देख रहा था। जब जूली कमरे से बाहर निकली तब वो अपने सामने खड़े हुए ध्रुव से नजरें नहीं मिला पा रही थी। फिर उसने शर्मिंदा होकर ध्रुव से कहा, वो लेकिन उसके मुंह से अभी भी सॉरी नहीं निकल पा रहा था। तभी ध्रुव ने उससे कहा, क्या हुआ? अब तुम्हारी जुबान को लकवा मार गया तुम? जूली ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा। ध्रुव के उस कमेंट से जूली की शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई। टेस्ट के आगे के राउंड विशाखा सिंह खुद लेने वाली थी। अगर वो राउंड जूली के हाथ में होते तो वो ध्रुव को आगे नहीं बढ़ने देती। फिर जूली ना चाहते हुए भी ध्रुव को नेक्स्ट राउंड के लिए एक कमरे में लेकर गई। वहां पहले से ही कई सारे लोग बैठे हुए थे जो ध्रुव से उम्र में काफी बड़े और मैच्योर लग रहे थे। उनमें से कोई कुंग फू एक्सपर्ट, कोई मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट तो कोई स्पेशल फोर्सेस से रिटायर्ड थे। ध्रुव भी उन लोगों के साथ जाकर बैठ गया और आसपास की चीजों को ढंग से देखने लगा। तभी जूली ने ध्रुव से कहा, अपना रिज्यूम निकालो। मैं रिज्यूम नहीं लाया, ध्रुव ने सीधा जवाब दिया। उस पर जूली ने झट से ध्रुव से कहा, अगर ऐसा है तो तुम वापस जा सकते हो। जूली ध्रुव को वापस भेजने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसके लिए इससे अच्छा मौका कोई नहीं था। तभी ध्रुव ने उसे पलटकर जवाब देते हुए कहा, इसमें रिज्यूम की क्या जरूरत है? ये बॉडीगार्ड का टेस्ट है, कोई कॉर्पोरेट जॉब हंट नहीं। क्या पता तुम्हें किसी दुश्मन ने भेजा हो या तुम कोई एलियन हो। हम तुम पर ऐसे भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए तुम अभी जा सकते हो। जूली ने सीधे साफ शब्दों में ध्रुव को वहां से जाने के लिए कह दिया। वहीं ध्रुव ने उसकी उस बात का बड़े ही ठहराव से जवाब देते हुए कहा, क्यों? क्या मैं तुम्हें एलियन दिखाई देता हूँ? और अगर मैं किसी दुश्मन का आदमी होता तो मैं बिना रिज्यूम के तो कभी नहीं आता। खूबसूरत होने का घमंड थोड़ा कम करोगी तो थोड़ी अकल भी आ जाएगी। ध्रुव के मुंह से अपनी इतनी बेइज्जती होने की वजह से जूली का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया था। आज तक किसी भी आदमी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। उसका बस चलता तो वो ध्रुव को धक्के मारकर वहां से बाहर करवा देती। उसी वक्त एक अधेड़ उम्र का आदमी जो उन दोनों की बातें सुन रहा था, उसने हंसते हुए कहा, जाने दीजिए मिस जूली, अब ये रिज्यूम नहीं लाए तो कोई बात नहीं, इनका भी बाकी बॉडीगार्ड्स के साथ आगे का टेस्ट लिया जाए। फिर उस आदमी ने एक फॉर्म जूली को पकड़ा दिया, जिसमें जूली ने बहुत ही भारी मन से ध्रुव का नाम लिखा और उसके ऊपर क्वालिफाइड लिखकर बाकी फॉर्म्स के साथ रख दिया। तभी उस अधेड़ उम्र के आदमी ने वहां अनाउंसमेंट करते हुए कहा, अब हम सभी अगले राउंड की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम आप लोगों की इंटेलिजेंस को टेस्ट करेंगे। विशाखा सिंह का बॉडीगार्ड बनने के लिए आपका फुर्तीला, चालाक और चौकन्ना होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक एवरेज आदमी का IQ 100 होता है, लेकिन इस टेस्ट को पास करने के लिए आपका IQ 110 से ऊपर आना चाहिए। चलिए ये टेस्ट शुरू करते हैं। आपके पास इस टेस्ट को पूरा करने के लिए पूरे 30 मिनट है। ऑल द बेस्ट। टेस्ट ऑनलाइन होना था, इसलिए जूली सभी को टेस्ट देने के लिए आईपैड बांट रही थी। जब वो ध्रुव के पास पहुंची तो उसने ध्रुव से बदला लेने के लिए मन ही मन एक तरकीब निकाली। मैं आईपैड इसे पकड़ाए बिना ही जमीन पर गिरा दूंगी, इससे ये साबित हो जाएगा कि इसे ढंग से एक डिवाइस तो पकड़ी गई नहीं। ये विशाखा का बॉडीगार्ड क्या खाक बनेगा और ऐसे में इसे टेस्ट से बाहर निकालने की वजह मिल जाएगी। जूली ने अपने प्लान के हिसाब से जानबूझकर आईपैड को ध्रुव की तरफ बढ़ाए बिना ही दूर से नीचे गिरा दिया था, लेकिन विक्रम ने आईपैड को गिरने से बचा लिया, जिसे देखकर जूली गुस्से से वापस अपनी जगह पर चली गई। थोड़ी देर बाद ध्रुव ने अपना टेस्ट सबसे पहले पूरा कर लिया था। उसमें जितने भी सवाल थे उन सबको ध्रुव ने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया था, लेकिन पेपर सबमिट करने के बाद जब ध्रुव ने अपने स्कोर देखा तो वो हैरान रह गया। उसका स्कोर 100 मार्क्स का था। ये देखकर उसने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है?
मेरा आईक्यू एक एवरेज आदमी जितना कैसे हो सकता है। थोड़ी देर बाद सभी का टेस्ट पूरा हो गया था, लेकिन किसी के भी 105 से ज्यादा मार्क्स नहीं आ पाए थे। ये देखकर इन्विजिलेटर्स भी हैरान थे। वो लोग कई हफ्तों से बॉडीगार्ड की पोजीशन के लिए हजारों लोगों का टेस्ट ले चुके थे, लेकिन कोई और भी उनकी आईक्यू की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा था। पर आज उन्हें कुछ लोगों का अगले राउंड के लिए चयन करना ही था। इसलिए काफी डिस्कशन करने के बाद उन लोगों ने कुल मिलाकर 10 लोगों को आगे के राउंड के लिए सेलेक्ट किया, जिनमें से एक ध्रुव भी था। तभी जूली ने वहां बैठे हुए सभी लोगों से कहा, ठीक है, अब आगे का टेस्ट खुद सीईओ विशाखा ही लेंगी, आप सब मेरे साथ चलिए। उसके बाद वो सभी जूली को फॉलो करते हुए लिफ्ट से 18th फ्लोर पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला ध्रुव का मुंह फटा फटा रह गया। उसने तुरंत अपने मन में कहा, ये कैसा ऑफिस है। ध्रुव ने ऐसा क्या देख लिया था जिस वजह से वो हैरान था। एपिसोड 6 ध्रुव हुआ टेस्ट में फेल। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अगले राउंड के लिए जूली, ध्रुव और बाकी 9 कैंडिडेट्स को अपने साथ लिफ्ट से 18th फ्लोर पर लेकर आई थी। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही ध्रुव हैरान रह गया था, क्योंकि वो जगह ऑफिस कम लैबोरेटरी ज्यादा लग रही थी। वहां एक बहुत ही बड़ी सी शीशे की लैब थी, जिसके अंदर कई सारे लोग सफेद कोट पहने और चेहरे पर मास्क लगाए हुए कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वहां से तरह तरह के रासायनिक पदार्थों की स्मेल आ रही थी। तभी ध्रुव ने अपने मन में कहा, ये कैसा ऑफिस है, इसको तो लैबोरेटरी बोलना चाहिए। उस लैबोरेटरी को देखकर ध्रुव के मन में कई सवाल और शंकाएं खड़ी हो गई। उसी वक्त एक लड़की लैबोरेटरी से बाहर निकलकर उन लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर उसने अपने चेहरे से अपना मास्क निकाला और मुस्कुराते हुए सभी को देखने लगी। ध्रुव ने उस लड़की को गौर से देखा। उसका सुंदर गोल चेहरा था, उसके साथ उसकी बड़ी आंखें और तीखी दिखने वाली नाक की वजह से और वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। साथ ही उसकी हाइट भी काफी अच्छी थी। वैसे तो ध्रुव की नजर कभी किसी लड़की पर नहीं पड़ती थी, लेकिन विशाखा की खूबसूरती को देखकर वो एक पल के लिए दंग रह गया था। तभी उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, ही गाइस, मैं विशाखा सिंह, एनवी फार्मास्यूटिकल की सीईओ। आप लोग इतनी मेहनत करके फाइनल राउंड तक आए हैं, उसके लिए आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे लगता है आप सभी को बहुत भूख लगी होगी, इसलिए पहले कुछ खा लेते हैं, फिर आगे का राउंड शुरू करेंगे। तभी बाकी सब लोगों ने साथ में कहा, हमें भूख नहीं है। उसी वक्त ध्रुव ने जोर से कहा, मुझे भूख लग रही है। ध्रुव के मुंह से वो बात सुनकर सब उसे गुस्से से घूरने लगे। तभी विशाखा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, तुम मुझे 2 मिनट दो, मैं चेंज करके आती हूँ। थोड़ी देर में विशाखा अपना लैब कोट उतारकर बाहर आई। उसने अभी एक हाई वेस्ट ब्लैक फॉर्मल पैंट और पिंक शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें उसकी स्लीक फिगर दिख रही थी। चलिए, हम सब कैफेटेरिया में चलते हैं। कैफेटेरिया जाते वक्त जूली ने विशाखा को ध्रुव और बाकी सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स दिखाए और उनकी अभी तक की परफॉर्मेंस के बारे में बता रही थी। कैफेटेरिया पहुंचने के बाद सभी साथ में बैठकर खाने लगे। विशाखा बहुत ही सिंपल और डाउन टू अर्थ लड़की थी। इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ होने के बाद भी वो वहां बाकी सभी एम्प्लॉयज के साथ ही खाने के लिए बैठी थी। तभी अचानक से विशाखा ने ध्रुव से सवाल किया, ध्रुव, तुम्हारी एज क्या है। 24 साल। ये कहते हुए ध्रुव ने अपना सारा ध्यान फिर से खाने पर लगा दिया। उसकी डाइट बाकी सब लोगों से काफी ज्यादा थी। वही ध्रुव की एज पता चलने पर विशाखा ने चहकते हुए कहा, हे, मैं भी 24 साल की ही हूँ। विशाखा की एज जानकर ध्रुव ने हैरान होकर मन ही मन कहा, 24 साल की उम्र में ये लड़की यहाँ की सीईओ है। इम्प्रेसिव। फिर विशाखा और ध्रुव ने आपस में कुछ देर तक बात की। उसके बाद विशाखा और जूली उन सभी लोगों को लेकर कंपनी के बेसमेंट में आ गए थे, जहां पहले से ही 10 काले सूट वाले बॉडीगार्ड खड़े थे। वो सभी दिखने में हटे गट्टे और तंदुरुस्त थे। तभी विशाखा ने एक प्यारी मुस्कान चेहरे पर लिए हुए कहा, आप सभी काफी इंटेलिजेंट और ब्रेव है, तभी आप लोग इस फाइनल राउंड तक पहुंचे। लेकिन मेरा बॉडीगार्ड बनने के लिए मैं जिसे ढूंढ रही हूँ, वो इंसान काफी ज्यादा ताकतवर और समझदार दोनों ही होना चाहिए। मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए उसको 24 घंटे मेरे साथ रहना होगा। इस काम के लिए उसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना होगी। फिर एक लंबी गहरी सांस भरते हुए विशाखा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, टेस्ट ये है कि आप लोग एक एक करके आएंगे और इन 10 लोगों से मुकाबला करेंगे। एक बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वो ये कि आपको इनके साथ मुकाबला तो करना ही है, साथ ही में मुझे भी बचाना है। अगर इनमें से किसी एक आदमी ने मुझे हाथ भी लगाया तो आप लोग इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे। तो बताइए कौन पहले आना चाहेगा। जितनी आसानी से विशाखा ने अपनी बात रख दी, उतना आसान ये टेस्ट था नहीं। एक आदमी को अकेले 10 आदमियों से लड़ना भी था और उन्हें विशाखा के आसपास आने भी नहीं देना था। उस बात को सुनकर वहां खड़े लगभग सभी लोगों के माथे पर परेशानी की लकीरें खींच गई थी। तभी अचानक से ध्रुव के बगल में खड़े एक आदमी ने कहा, मैं जाऊंगा। ये सुनकर विशाखा ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुम टाई ची में काफी अच्छे हो, मुझे उम्मीद है कि जीत तुम्हारी होगी।
फिर जूली ने टेस्ट शुरू करने के लिए उन सभी को इंडिकेशन दिया। उस वक्त विशाखा और वो आदमी बीच में खड़े थे। तभी वो 10 प्रोफेशनल फाइटर दौड़ते हुए उन दोनों की तरफ बढ़े, जिनमें से 2 लोग उस आदमी की तरफ और बाकी 8 विशाखा की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उस आदमी ने एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड को एक ही झटके में जमीन पर गिरा दिया और वो दूसरे के सीने पर वार करने ही वाला था कि तभी विशाखा ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ, तुम एलिमिनेट हो गए हो। क्योंकि तब तक उन 8 बॉडीगार्ड्स ने विशाखा को चारों तरफ से घेर लिया था, इसलिए वो आदमी उस राउंड से बाहर हो गया। उस बात से दुखी होकर वो आदमी उदास एक कोने में जाकर बैठ गया। उसे उन 10 बॉडीगार्ड्स से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर उनसे लड़ते हुए विशाखा सिंह को बचाना अपने आप में एक बड़ा टास्क था। फिर विशाखा सिंह ने ध्रुव और बाकी बचे हुए लोगों की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप लोगों में से कोई है जो इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहेगा? अगर नहीं तो हम इस राउंड को यही खत्म करते हैं। तभी ध्रुव ने आगे बढ़कर विशाखा से कहा, मुझे लड़ना है। फिर वो 10 बॉडीगार्ड एक ही बार में ध्रुव की तरफ बढ़े और ध्रुव एक एक करके उनको पछाड़ता गया। उसकी टेक्निक इतनी फास्ट थी कि वो एक ही झटके में उन्हें धूल में मिलाए जा रहा था। तभी एक बॉडीगार्ड विशाखा की तरफ बढ़ रहा था। ध्रुव ने एकदम से विशाखा को अपनी पीठ पर बिठा दिया और फिर उसे पीठ पर लिए बाकी बचे हुए बॉडीगार्ड से लड़ने लगा। थोड़ी ही देर में ध्रुव ने सभी प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स को हरा दिया था। फिर उसने जैसे ही विशाखा को अपनी पीठ से उतारकर जमीन पर रखा, विशाखा ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारते हुए कहा, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? विशाखा को उस बात का बुरा लगा था कि ध्रुव ने उसकी परमिशन के बिना उसे अपनी पीठ पर बिठा दिया था, जिस वजह से वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। तभी ध्रुव ने विशाखा से कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं हर हाल में तुमको बचा सकूं। कल जब कभी दुश्मन तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा तो मुझे यही करना होगा। ध्रुव के मुंह से वो जवाब सुनकर विशाखा बिना किसी भाव के उसे देखती रह गई। तभी जूली ने उन दोनों के बीच में आकर ध्रुव से कहा, पहले तो तुमने हमारी मैम को अनकंफर्टेबल फील करवाया और अब तुम उल्टा जवाब भी दे रहे हो। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम चुप रहो। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। ध्रुव ने बहुत जोर से जूली को डांटा, जिस वजह से जूली तुरंत चुप हो गई। तभी विशाखा ने ध्रुव से कहा, मुझे तुम्हारे जैसा बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। उस पर ध्रुव ने विशाखा से कहा, अगर मेरे दादाजी ने मुझे यहाँ आने के लिए नहीं कहा होता तो मैं यहाँ कभी आता भी नहीं। तभी विशाखा ने ध्रुव से कहा, तुम वैसे भी इस टेस्ट में पास नहीं हो पाए हो। तुम्हारा IQ 100 आया है और मुझे मेरे बॉडीगार्ड का IQ कम से कम 110 चाहिए। विशाखा की वो बात सुनकर ध्रुव हैरान रह गया। उसे उस बात पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका IQ इतना कम कैसे आ सकता था, क्योंकि उसके दादाजी ने उसे विशाखा सिंह के बॉडीगार्ड बनने के लिए यहाँ भेजा था। इसलिए ध्रुव अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने विशाखा से कहा, जब तक मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ तब तक IQ टेस्ट कोई मायने नहीं रखता। तभी विशाखा ने गुस्से से कहा, मुझे इस बारे में तुमसे और बहस नहीं करनी है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उस पर ध्रुव ने दृढ़ता भरी आवाज में विशाखा से कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मुझे मजबूरन तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकलवाना पड़ेगा। विशाखा ने अपने बाकी बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए ध्रुव को धमकाया। तभी ध्रुव ने विशाखा से कहा, कोई मुझे हाथ लगाकर दिखाए तो सही, मैंने अगर उसको दिन में तारे नहीं दिखा दिए तो मेरा नाम ध्रुव सिंह रायजादा नहीं। विशाखा ध्रुव के इस एटीट्यूड से तंग आ गई थी। वो उससे बहस करने में अपना और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने ध्रुव से कहा, ठीक है फिर, मैं ये यहाँ से चली जाती हूँ। ध्रुव की उस हरकत को देखकर विशाखा वहां से जाने लगी, लेकिन ध्रुव अभी भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। तभी विशाखा ने एक नजर जूली की तरफ देखते हुए कहा, इसको यहाँ से बाहर निकालो और अगर ये तब भी ना माने तो पुलिस की मदद लो। तभी जूली और बाकी लोग ध्रुव का रास्ता रोके खड़े हो गए। जूली को ध्रुव से हल्का सा डर तो लग रहा था, लेकिन उसे इस वक्त ध्रुव की हालत को देखकर बड़ी खुशी भी हो रही थी। फिर उसने ध्रुव पर तंज कसते हुए कहा, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, तुम यही डिजर्व करते हो। अब तुम खुद यहाँ से जा रहे हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? फिर जूली भी वहां से चली गई। तभी बाकी बॉडीगार्ड्स ने ध्रुव का रास्ता रोकते हुए कहा, सब प्लीज करिए, नहीं तो हमें पुलिस को बुलाना होगा। फिर ध्रुव ने अपनी जिद छोड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। एनवी फार्मास्यूटिकल्स से बाहर निकलने के बाद ध्रुव पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और मंत्रों पर ध्यान लगाने लगा। वैसे तो विशाखा ने उसे अपना बॉडीगार्ड बनाने से मना कर दिया था, लेकिन क्योंकि ये काम उसका आखिरी मिशन था तो वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता था, इसलिए वो कंपनी के बाहर बैठा हुआ इंतजार कर रहा था। तभी एक आदमी ने सामने से आकर ध्रुव से कहा, मैं रॉकी हूँ, तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। रॉकी वही आदमी था जो अंदर ध्रुव से पहले लड़ा था। रॉकी एक वक्त पर अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब्स में फाइट करता था, लेकिन अब वो उस खून खराबे वाली जिंदगी से परेशान हो गया था
और वो अपनी जिंदगी में थोड़ी शांति चाहता था, इसलिए उसने यहाँ बॉडीगार्ड की पोजीशन के लिए अप्लाई किया था और ध्रुव की काबिलियत को देखकर उसका उससे लड़ने का मन कर रहा था। तभी ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और रॉकी से कहा, मुझे तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं है। उसके बाद ध्रुव वापस से ध्यान करने लगा। ये देखकर रॉकी ने ध्रुव से कहा, तुम्हें क्या ये लगता है कि मैं तुमसे लड़ने लायक नहीं हूँ? ध्रुव ने बहुत इत्मीनान से रॉकी को जवाब देते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तभी रॉकी ने कहा, अगर तुम मुझसे लड़ने को मना कर रहे हो, इसका मतलब तुम मुझे अपने से कम आंक रहे हो और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। फिर रॉकी ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाई और ध्रुव पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसकी उस हरकत पर ध्रुव ने उससे कहा, तुम पागल हो गए हो। लेकिन रॉकी के सिर पर इस वक्त लड़ाई का भूत सवार था और उसने गुस्से में ध्रुव की शर्ट को खींचकर उसे ऊपर उठाने की कोशिश की। ये देखकर ध्रुव ने रॉकी पर चिल्लाते हुए कहा, तुम मरना चाहते हो? थोड़ी ही देर में दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें लड़ते हुए देख लिया था, जिसे देखकर वो एक्साइटेड हो गया और अपने बाकी दोस्तों को बुला कर ले आया ताकि उनकी लड़ाई देख सके। उधर रॉकी और ध्रुव एक लड़ाई में एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे थे। हालांकि ध्रुव रॉकी पर ज्यादा भारी पड़ रहा था। तभी रॉकी ध्रुव के और करीब गया और उनसे उसकी काफ मसल्स पर बहुत तेजी से किक किया। रॉकी को अपनी किक्स पर बहुत भरोसा था। जब भी वो अपनी लेग की ट्रेनिंग करता था, वो ना जाने कितने ही नारियल के पेड़ों ऐसे ही गिरा देता था। अंडरग्राउंड फाइट क्लब की दुनिया में लोग उसके पेड़ों को लोहे का बताते थे, लेकिन ध्रुव उससे भी ज्यादा तेज था। उसने खुद को बहुत अच्छे से डिफेंस किया और फिर हवा में उड़ते हुए रॉकी के चेहरे पर बहुत सारे मुक्के मारे, जिस वजह से रॉकी जमीन पर गिर गया और बहुत देर तक उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, जिसे देखकर ध्रुव और बाकी सिक्योरिटी गार्ड घबरा गए। उन्हें लगा कि रॉकी मर गया था। क्या रॉकी की सच में मौत हो गई थी? एपिसोड 7, रॉकी की हार। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि ध्रुव ने रॉकी को बहुत बुरी तरह से मार गिराया था, जिस वजह से रॉकी के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उस वजह से सबको लगा कि रॉकी मार गया था। तभी ध्रुव ने रॉकी के करीब जाकर देखा। उसी वक्त रॉकी के शरीर में हलचल हुई, वो जिंदा था। फिर ध्रुव ने रॉकी को धमकाते हुए कहा, अगर तुमने आगे मुझे परेशान किया तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद ध्रुव वापस से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और आंख बंद करके ध्यान लगाने लगा। उधर रॉकी की ध्रुव से लड़ने की जिद पूरी हो गई थी, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वहां के 5 सिक्योरिटी गार्ड ध्रुव के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड ने ध्रुव से कहा, भाई आप बहुत अच्छा लड़ते हैं, हमें भी कुछ सिखाइए। फिर एक दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने ध्रुव से कहा, भाई आप हमारे साथ सिक्योरिटी रूम में चलिए, हम लोग वहां बैठकर आराम से बात करते हैं। ध्रुव जब सिक्योरिटी रूम में पहुंचा तो उन लोगों ने ध्रुव को उसका हुलिया ठीक करने के लिए एक साफ तौलिया दिया और साथ ही ठंडे पानी की बोतल भी पकड़ाई। फिर ध्रुव ने उन सभी से कहा, आज से मैं विशाखा सिंह का बॉडीगार्ड हूँ। वो जैसे ही कंपनी से बाहर जाए मुझे खबर कर देना। मैं तुम लोगों को जल्द ही अपनी फाइटिंग टेक्निक्स सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे आराम करना है और हाँ, तुम में से कोई ये खरीद कर ले आओ। ध्रुव ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली जिसमें कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम थे। उसकी बात मानते हुए एक आदमी वो सारी दवाइयां ले आया, जिन दवाइयों का पानी में घोल बनाकर ध्रुव एक ही झटके में पी गया। तब तक एक सिक्योरिटी गार्ड ध्रुव के लिए एक प्लेट लंच ले आया था, लेकिन ध्रुव की डाइट देखकर वो हैरान रह गया और ध्रुव का पेट भरने के लिए उसने उसे अपना लंच भी दे दिया। वहीं उस वक्त विशाखा सिंह अपनी लैबोरेटरी में कुछ रिसर्च पेपर्स देख रही थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन स्क्रीन की तरफ देखा तो उसके दादाजी की कॉल आ रही थी। हेलो दादाजी, आप कैसे हैं? विशाखा ने बहुत ही विनम्र भाव के साथ उनसे सवाल किया। तभी उसके दादाजी ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैंने तुम्हारे लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड ढूंढ लिया है। उसका नाम ध्रुव सिंह रायजादा है। आज वो तुमसे मिलने एनवी फार्मास्यूटिकल्स आने वाला है। क्या वो पहुंच गया? अपने दादाजी की बात सुनकर विशाखा एक पल के लिए हैरान हो गई। उसने मन ही मन कहा, कहीं दादाजी उस ध्रुव की बात तो नहीं कर रहे जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। फिर उसने अपने दादाजी को जवाब दिया, दादाजी वो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसे वापस भेज दिया। विशाखा की उस बात पर उसके दादाजी ने कहा, क्या ये तुमने क्या किया बेटा? मैंने किसी से बहुत रिक्वेस्ट करके ध्रुव को इस काम के लिए बुलाया था और तुमने उसे वापस भेज दिया। तभी विशाखा ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी वो आईक्यू टेस्ट पास नहीं कर पाया था। उसके सिर्फ 100 मार्क्स आए थे। जिस हिसाब से उसका आईक्यू आम लोगों की तरह है, ऊपर से मुझे उसका रवैया अच्छा भी नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे बाहर कर दिया। तभी फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, विशाखा मैं बहुत मुश्किल से ध्रुव को ढूंढ पाया हूँ और ये आईक्यू टेस्ट इतना मायने नहीं रखता। वो तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है, तुम उसको रोको। तुम जानती हो ना,
वो खबर अब धीरे धीरे करके पूरे शहर में फैलने लगी है। तुम्हारे ऊपर खतरा बढ़ने वाला है, इसलिए तुम जल्द से जल्द ध्रुव को काम पर रख लो। विशाखा अभी भी अपने दादाजी की बात से सहमत नहीं थी। आज जितने भी बॉडीगार्ड आए थे, उन सब में से सबसे ज्यादा नापसंद उसे ध्रुव ही था। उसके हिसाब से एक तो ध्रुव ने बदतमीजी की, ऊपर से वो अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं था, लेकिन वो अपने दादाजी की बात को भी टाल नहीं सकती थी। इसलिए उसने अपने दादाजी से कहा, ठीक है दादाजी, मैं समझ गई, अब मैं फोन रखती हूँ। आप अपना ध्यान रखना। फिर वो अपने काम में बिजी हो गई और ध्रुव से बात करना भूल गई। शाम के 5 बज रहे थे। नव फार्मास्यूटिकल की लैबोरेटरी से एक एक करके लोग बाहर निकल रहे थे। विशाखा ने भी अपने कपड़े बदल लिए थे और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई थी। उधर ध्रुव सिक्योरिटी रूम में बैठा हुआ विशाखा के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। उस वक्त नव फार्मास्यूटिकल से कुछ ही दूरी पर एक वैन खड़ी थी, जिसके अंदर कुछ नकाबपोश गुंडे बैठे थे जो बहुत देर से कंपनी के दरवाजे पर नजर रखे हुए थे। थोड़ी देर में एक ब्लैक मर्सिडीज कंपनी से बाहर निकली। ध्रुव को गार्ड ने बता दिया था कि वो विशाखा सिंह की गाड़ी थी। जैसे ही विशाखा की गाड़ी वहां से बाहर निकली, वो वैन भी उसका पीछा करने लगी। वो घटना ध्रुव ने देख ली थी, इसलिए वो जल्दी से भागता हुआ उन लोगों के पीछे चल दिया। विशाखा की गाड़ी कुछ कदम आगे ही बढ़ी थी कि अचानक से एक गाड़ी ने विशाखा की कार का रास्ता रोक लिया और उसके अंदर से 8 लोग अपने चेहरे पर काला मास्क लगाए और हाथों में बड़े चाकू लिए बाहर निकल आए। उन्होंने विशाखा की ब्लैक मर्सिडीज की तरफ एक बम फेंका और फिर थोड़ी ही देर में उसको चारों तरफ से घेर लिया था। ये देखकर विशाखा के एक बॉडीगार्ड ने उससे कहा, मैम आप जल्दी गाड़ी से उतर जाइए, हमारी गाड़ी के पास एक बॉम्ब है। विशाखा हड़बड़ी में अपनी गाड़ी से बाहर निकल गई। उसके साथ साथ उसके 4 बॉडीगार्ड भी बाहर आ गए। तब तक उन 8 नकाबपोश गुंडों ने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया और विशाखा के बॉडीगार्ड से लड़ना शुरू कर दिया। वो सब देखकर विशाखा बहुत घबरा गई और बचने के लिए कंपनी की तरफ भागी। तभी वहां 4 सिक्योरिटी गार्ड आ गए, जिनके हाथ में लोहे की सरिया थी, लेकिन उन नकाबपोश गुंडों को देखकर उनकी हालत खराब हो गई थी और वो अपनी जगह पर ही खड़े रह गए। विशाखा उस वक्त मदद के लिए चिल्ला रही थी। तभी उसकी नजर ध्रुव पर पड़ी और उसने कहा, ध्रुव मुझे बचा लो। ध्रुव ने तब तक उन सिक्योरिटी गार्ड के हाथों से 2 लोहे की सरिया ले ली थी और लड़ने के लिए उन गुंडों की तरफ बढ़ चुका था। तभी ध्रुव ने विशाखा से कहा, जाओ, जाकर सिक्योरिटी रूम में छुप जाओ। उस वक्त और भी कुछ लोग ऑफिस से बाहर आ रहे थे, लेकिन ये खौफनाक मंजर देखकर वो उल्टे पांव ऑफिस के अंदर भाग गए। विशाखा के 4 पर्सनल बॉडीगार्ड्स को घायल करके वो 8 लोग ध्रुव की तरफ बढ़े। ध्रुव बड़ी ही बहादुरी से उन सभी का सामना करने लगा। फिर बहुत देर तक उन लोगों की लड़ाई चली। उस लड़ाई में ध्रुव को भी कई चोटें आई, लेकिन जिस तरह से ध्रुव अकेले ही उन 8 लोगों पर भारी पड़ रहा था, वो देखकर वहां के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैरान थे। उन्होंने ऐसी लड़ाई आज तक सिर्फ फिल्मों में ही देखी थी। असल जिंदगी में भी कोई इतना ताकतवर हो सकता था, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उधर विशाखा डर के मारे सिक्योरिटी रूम में छुपी हुई थी। थोड़ी देर बाद ध्रुव अंदर सिक्योरिटी रूम में आया और उसने विशाखा से कहा, तुम ठीक हो? उस पर विशाखा ने घबराते हुए कहा, हाँ। फिर ध्रुव ने वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुमने अभी तक पुलिस और एम्बुलेंस को क्यों नहीं बुलाया? ध्रुव के मुंह से डांट खाकर उन लोगों ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल किया। विशाखा का उस वक्त डर के मारे बुरा हाल था। वो 8 नकाबपोश आदमी बहुत खतरनाक थे और ध्रुव ने उन सभी को बहुत बेरहमी से मारा था, जिस वजह से विशाखा को ध्रुव से भी डर लग रहा था। तभी ध्रुव ने विशाखा से कहा, विशाखा, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? तुम्हारी कार बुलेट प्रूफ है, फिर तुम्हें उससे बाहर निकलकर मौत के मुंह में जाने की क्या जरूरत थी? ध्रुव के मुंह से अपना नाम सुनकर विशाखा एक पल के लिए हैरान हो गई थी। वो उस वक्त उसे किसी छोटे बच्चे की तरह डांट रहा था। तभी विशाखा ने अपनी सफाई देते हुए घबराई हुई आवाज में कहा, वो मेरे बॉडीगार्ड ने मुझे बाहर निकलने को कहा था, क्योंकि उन लोगों ने हमारी गाड़ी की तरफ बॉम्ब फेंक दिया था। तभी ध्रुव ने विशाखा का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले जाने लगा। विशाखा के नाजुक और कोमल हाथ इस वक्त ध्रुव के भारी और खुरदुरे हाथों में थे। वो उस वक्त विशाखा को बाहर उसकी गाड़ी की तरफ ले जा रहा था और विशाखा उसकी तरफ बिना पलक झपकाए देखे जा रही थी। वो उस वक्त अपने आप को ध्रुव के साथ बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। फिर ध्रुव ने विशाखा का हाथ छोड़ा और उसे उसकी गाड़ी के सामने खड़ा कर दिया। फिर ध्रुव ने उस बॉम्ब को अपने हाथ में उठाते हुए विशाखा से कहा, ये तुम्हें बॉम्ब दिख रहा है? इसे ढंग से देखो, ये एक नकली बॉम्ब है। उस नकली बॉम्ब को देखकर विशाखा का डर कुछ कम हुआ। फिर ध्रुव ने विशाखा को समझाते हुए कहा,
अगर उन लोगों को तुम्हें बॉम्ब से उड़ाना होता तो वो ग्रुप में चाकू छुरी लेकर नहीं आते, ये काम कोई एक अकेला आदमी ही कर देता, और अगर वो असली बॉम्ब होता तो उसे फेंकने के बाद वो लोग तुम्हारे इतने करीब नहीं रहते। इससे ये बात साफ हो जाती है कि वो तुम्हें मारने नहीं किडनैप करने आए थे। पर्सनल बॉडीगार्ड रखने का ये मतलब नहीं कि तुम अपना दिमाग घर पर छोड़ आओ, समझी? क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारा बॉडीगार्ड तुम्हें हर बार बचा लेगा। आज ही देख लो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। ध्रुव की उस बात को सुनकर विशाखा ने बच्चों की तरह अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गई। विशाखा को उस वक्त ध्रुव का उसको लेकर प्रोटेक्टिव नेचर अच्छा लग रहा था। उसे ध्रुव की डांट के पीछे उसकी कंसर्न समझ में आ रही थी। उसी रात करीब 8 बजे साउथ मुंबई की एक लग्जूरियस विला की दूसरी मंजिल पर एक अधेड़ उम्र का पतला लंबा आदमी खड़ा था। उसके बाल गर्दन तक लंबे थे जो उस वक्त हवा चलने की वजह से हल्के हल्के हवा में उड़ रहे थे। उसके पीछे उसी की उम्र का एक आदमी और खड़ा था, जिसकी हाइट उस आदमी से कम थी, लेकिन उसका शरीर इस उम्र में भी काफी कसा हुआ था और उसकी गर्दन पर काले और लाल रंग के बिच्छू का टैटू गुदा हुआ था। तभी उस टैटू वाले आदमी ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, सर, एक बुरी खबर है, हम विशाखा सिंह को पकड़ नहीं पाए और हमारे सारे आदमी बुरी तरह से घायल हो गए हैं और इस वक्त पुलिस की निगरानी में हॉस्पिटल में भर्ती है। किसी के हाथ टूट गया है तो किसी के सिर पर बहुत बुरी चोट आई है। ये सुनकर उस लंबे बाल आदमी ने हंसते हुए कहा, ये तो होना ही था। राजनाथ सिंह इतनी आसानी से अपनी पोती को हमारे हाथ नहीं लगने देगा। उसने जरूर उसकी सेफ्टी के लिए कोई अच्छा बॉडीगार्ड हायर किया होगा। वहाँ क्या हुआ? मुझे पूरी खबर चाहिए। तभी उस टैटू वाले आदमी ने कहा, एक नौजवान लड़के ने विशाखा सिंह की जान बचाई है। उसने अकेले ही हमारे सारे आदमियों की बहुत बुरी हालत की है। ये सुनकर लंबे बाल वाले आदमी ने कहा, अच्छा, कौन है वो? उसके बारे में पता करो, और हाँ, वो खबर अब तक बाकी लोगों तक भी पहुंच गई होगी, इसलिए आने वाले समय में विशाखा को ढूंढते हुए और भी कई लोग आएंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके जीत हमें ही हासिल करनी है, समझे? यस सर, दूसरे आदमी ने अपना सिर झुकाते हुए जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ उस वक्त ध्रुव और विशाखा पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे। पुलिस स्टेशन में बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए उन्हें रात के 9 बज गए थे। तभी विशाखा ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, मुझे बहुत भूख लग रही है, हमें कुछ खा लेना चाहिए। उस पर ध्रुव ने जवाब दिया, मुझे भी, चलो। विशाखा के पापा ने तब तक उसके लिए अपना ड्राइवर भेज दिया था, जिसके साथ वो दोनों खाने के लिए साउथ मुंबई की एक लोकल स्ट्रीट फूड मार्केट में गए। जब ध्रुव विशाखा के साथ उस लोकल स्ट्रीट फूड मार्केट में पहुंचे तब वो हैरान हो गया था। उसने सोचा नहीं था कि इतने अमीर घर की लड़की भी लोकल स्ट्रीट फूड मार्केट में जाती होगी। इस वक्त मार्केट में बहुत चहल पहल थी और स्ट्रीट फूड की बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी, जिसे देखकर ध्रुव की भूख और बढ़ गई थी। तभी ध्रुव की नजर किसी जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। आखिर ऐसा कौन था जिसे देखकर ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी? एपिसोड 8, बड़ा भाई। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि ध्रुव और विशाखा डिनर करने के लिए साउथ मुंबई की एक लोकल स्ट्रीट फूड मार्केट में गए थे। तभी अचानक से ध्रुव की नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी, जिसे देखकर वो खुश हो गया। उसने वहां नैना को एक छोटी सी फास्ट फूड की दुकान में काम करते हुए देखा था। नैना वही लड़की थी जिसके पापा के इलाज के लिए ध्रुव ने कल रात रुपए दिए थी। तभी ध्रुव ने नैना की दुकान की तरफ इशारा करते हुए विशाखा से कहा, हम उस दुकान में चलते हैं, मैं उस लड़की को जानता हूँ। विशाखा खाने को लेकर ज्यादा चूजी नहीं थी, इसलिए वो ध्रुव की बात मानते हुए नैना की दुकान की तरफ चल दी। हालांकि वो ध्रुव की उस बात से हैरान थी कि वो उस मार्केट में किसी को कैसे जानता था, क्योंकि ध्रुव ने उसे कुछ देर पहले ही बताया था कि वो कल ही जिंदगी में पहली बार मुंबई आया था। जब विशाखा की नैना पर नजर पड़ी तो वो उसे देखती ही रह गई। वो एक साधारण दिखने वाली खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र करीब 20 साल होगी। वहीं जब नैना ने ध्रुव को उसकी दुकान पर देखा तो उसका चेहरा अचानक से खिल उठा और फिर उसने चहकते हुए ध्रुव से कहा, भाई, आप यहाँ। उस पर ध्रुव ने एक हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर लिए नैना को जवाब दिया, मैं इस मार्केट में खाने के लिए आया था, तुम्हें यहाँ देखकर सोचा कि तुम्हारी दुकान से ही खा लेता हूँ। अब तुम्हारे पापा कैसे हैं? तभी नैना ने ध्रुव से कहा, पापा अब बिल्कुल ठीक है, उनके पैर की सर्जरी अच्छे से हो गई है और अभी हॉस्पिटल में आराम कर रहे हैं। फिर नैना एक छोटे बच्चे की तरह उछलती हुई दुकान के अंदर काम कर रही अपनी मम्मी के पास गई। मम्मी, मैंने आपको कल ध्रुव भाई के बारे में बताया था ना, वो यहाँ आए हैं। कल रात को जब नैना ने अपनी मम्मी को ध्रुव के बारे में बताया था तो पहली बार में उन्हें उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ था। उनके हिसाब से ऐसा कोई आदमी कैसे हो सकता था जो उनकी बेटी की बिना किसी स्वार्थ के इतनी बड़ी मदद कर दे। उन्हें एक पल के लिए ऐसा लगा कि उनकी बेटी ने उन रुपयों के लिए खुद को बेच दिया था, लेकिन बाद में नैना ने अपनी मम्मी को अपनी बात अच्छे से समझाई, तब जाकर उन्हें नैना की बात पर यकीन आया और कल रात से वो ध्रुव से मिलना चाह रही थी। तभी नैना की मम्मी बाहर आई और उन्होंने ध्रुव के सामने हाथ जोड़ लिए। ये देखकर ध्रुव ने उनसे कहा, आंटी, ये आप क्या कर रही है?
ये सब मत करिए। उस पर नैना की मम्मी ने कहा, बेटा तुम तो हमारे लिए भगवान का रूप हो, तुम्हारी मदद की वजह से नैना के पापा की सर्जरी अच्छे से हो गई, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। और ये लड़की, इसको तो बिल्कुल भी अकल नहीं है, ये अपने पापा के इलाज के रुपए इकट्ठा करने के लिए मुझे बिना बताए ही खुद को बेचने चली गई थी। अपनी बात कहते हुए नैना की मम्मी की आंखें आंसुओं से भर गई। तभी ध्रुव ने उनसे कहा, आंटी बुरा वक्त किसके सामने नहीं आता, आप रोइए मत, अब सब ठीक है। ध्रुव को उस वक्त अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। वो यही सोच रहा था कि ना जाने वो लोग उस वक्त कैसी हालत में होंगे और वो उन्हें कब तक ढूंढ पाएगा। तभी नैना की मम्मी ने ध्रुव और विशाखा से कहा, आप लोग बैठो और पसंद का खाना ऑर्डर करो। तभी नैना की नजर विशाखा पर पड़ी। उसे ध्रुव के साथ देखकर नैना ने मन ही मन कहा, ये जरूर भाई की गर्लफ्रेंड होंगी, आखिर भाई दिल के इतने अच्छे हैं, इसलिए उन्हें इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिली है। उसी वक्त कुछ नौजवान लड़के लड़कियां नैना की दुकान की तरफ आ रहे थे। वो लोग दिखने में कॉलेज के बच्चे लग रहे थे, जिनमें से एक लड़के ने अपने हाथ में गुलाब के फूलों का एक गुलदस्ता पकड़ा हुआ था। तभी अचानक से ध्रुव की नजर उस लड़के पर पड़ी जिसने अपने हाथ में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता पकड़ा हुआ था। उसे वो लड़का कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद ध्रुव को इस बात का एहसास हुआ कि इस लड़के की शक्ल प्रिंस से मिल रही थी। तभी ध्रुव ने मन ही मन कहा, ये लड़का जरूर प्रिंस का छोटा भाई है। फिर ध्रुव ने उस लड़के से ध्यान हटाया और अपना सारा ध्यान खाने में लगा दिया। ध्रुव को उस वक्त बहुत जोर से भूख लग रही थी और वो बिना रुके खाए जा रहा था। तब तक उन नौजवान लड़के लड़कियों का झुंड नैना की दुकान तक आ गया था। उनमें 4 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। वो लोग काफी अच्छे से तैयार होकर आए थे और दिखने में किसी अमीर परिवार के लग रहे थे। नैना ने एक नजर उन लोगों की तरफ देखा, लेकिन फिर उन्हें नजरअंदाज करते हुए वापस से चिकन को ग्रिल करने लगी। तभी जिस लड़के के हाथ में गुलदस्ता था उसने नैना से कहा, नैना आज मेरा बर्थडे है और हम सब पार्टी करने के लिए क्लब जा रहे हैं, तुम भी चलो। नैना ने उन लोगों की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना काम करने लगी। तभी नैना की मम्मी ने उस लड़के से कहा, बेटा हमें इस वक्त बहुत काम है, इसलिए आप लोग जाओ, नैना नहीं आ पाएगी। ये सुनते ही उस लड़के ने अपनी जेब से रुपयों की 4 गड्डी निकाली और सामने टेबल पर फेंकते हुए बदतमीजी से कहा, ये रहे 20,000 रुपए, इतने रुपए तो तुम लोग एक दिन में कभी नहीं कमा पाओगे, इसलिए आज अपनी दुकान बंद करो और नैना को मेरे साथ भेजो। आज मेरा यश राजपूत का बर्थडे है और उससे जरूरी कोई काम नहीं हो सकता। नैना की मम्मी को यश का ये रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो जानती थी कि यश काफी अमीर और ताकतवर परिवार से आता था, इसलिए वो उसे कोई उल्टा जवाब नहीं दे सकती थी। फिर उन्होंने टेबल से वो रुपए उठाए और यश को वापस करते हुए कहा, बेटा हमें ये रुपए नहीं चाहिए, आप लोग जाओ। उस बात पर यश भड़क गया और उसने बहुत ही बदतमीजी से नैना की मम्मी से कहा, ये रुपए तुमने छू लिए हैं, इसलिए ये अब गंदे हो गए हैं, अब या तो आज तुम नैना को मेरे साथ भेजो या तुम मुझे इसके 2 गुना रुपए वापस करो। ये सुनकर नैना की मम्मी ने हैरान होकर यश से कहा, बेटा ये क्या बात हुई, मैं तो आपके सारे रुपए वापस कर रही हूँ। तभी यश ने नैना की मम्मी को नीचा दिखाते हुए कहा, मेरे रुपए बहुत कीमती है और तुमने उसे छूकर गंदा कर दिया है, उसकी भरपाई तो तुमको देनी ही पड़ेगी। यश की उस बात पर नैना की मम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो मजबूर थी और समझ नहीं पा रही थी कि वो यश को क्या जवाब दे। फिर यश ने नैना की तरफ देखते हुए कहा, कॉमन नैना तुम हमारे साथ चलो, मैं कब से इतने प्यार से तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यश उन लड़कों में से था जिस पर कॉलेज की सारी लड़कियां फिदा थी, लेकिन नैना को यश बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि नैना ही एक ऐसी लड़की थी जो यश को भाव नहीं देती थी, इसलिए यश नैना को रिझाने की कोशिश में लगा रहता था। तभी नैना ने यश से कहा, तुम लोग जाओ, मुझे सच में बहुत काम है, मैं नहीं आ सकती। यश ने 1-2 बार और नैना को मनाने की कोशिश की, लेकिन नैना अपनी बात पर अड़ी रही, जिस वजह से यश को गुस्सा आ गया और अपने एक दोस्त के कान में कुछ कहा। फिर यश के दोस्त ने नैना की दुकान के काउंटर पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, जल्दी से हमारे रुपए वापस करो, नहीं तो हम इस दुकान को तहस नहस कर देंगे। विशाखा बहुत देर से उस तमाशे को देख रही थी, उससे ये सब अब और देखा नहीं गया और वो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए अपनी जगह से उठ ही रही कि लेकिन तभी ध्रुव ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठा दिया। फिर ध्रुव अपनी जगह से उठकर यश के पास गया और उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे घसीटता हुआ दुकान से बाहर ले गया। तभी यश ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ मुझे, कौन हो। इससे पहले कि यश आगे कुछ बोल पाता, ध्रुव ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके सीने पर पैर रखकर उसे बिना रुके थप्पड़ लगाने लगा। तभी यश ने चिल्लाते हुए कहा, कौन है तू और मुझे हाथ कैसे लगाया। ध्रुव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बिना रुके उसे थप्पड़ मारता रहा। तभी यश ने ध्रुव को उंगली दिखाते हुए कहा, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं तुझे
इतने में ध्रुव ने यश की उंगली जोर से मोड़ दी और यश दर्द के मारे कराहने लगा, जिस वजह से आसपास बहुत भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन कोई भी यश को बचाने नहीं आ रहा था। दरअसल उस स्ट्रीट मार्केट के सभी लोग यश और उसके दोस्तों के रवैये से बहुत परेशान थे, इसलिए आज यश को ध्रुव से मार खाता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तभी ध्रुव ने यश से कहा, तुम ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, इसलिए घर जाकर अपने भाई से पूछ लेना। तभी यश के एक दोस्त ने डरते हुए ध्रुव से कहा, ये तुम सही नहीं कर रहे हो, अगर तुम जानते कि ये कौन है तो तुम कभी भी इस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करते। ध्रुव ने यश के दोस्त को घूरते हुए कहा, इसको यहाँ से ले जाओ और आगे से तुम में से कोई भी मुझे यहाँ नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो मैं तुम लोगों का वो हाल करूंगा जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसके बाद यश के दोस्त उसे वहां से उठा कर ले गए। जाते वक्त यश बच्चों की तरह रो रहा था। उसने दर्द के मारे रोते हुए अपने दोस्तों से कहा, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मेरी उंगली कोई मम्मी को कॉल करो मम्मी। यश के वहां से चले जाने के बाद ध्रुव अपनी जगह पर आकर बैठा और अपने बैग से आयुर्वेदिक घोल निकालकर एक ही घूंट में पी गया। तभी विशाखा ने उससे कहा, ध्रुव ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, तुम जानते भी हो वो लड़का यश राजपूत था, राजपूत परिवार का छोटा बेटा। राजपूत परिवार मुंबई के ताकतवर और अमीर परिवारों में से एक है और तुमने बिना बात के उसकी उंगली मोड़ दी। तुम उसको खाली धमका सकते थे। उस पर ध्रुव ने विशाखा से कहा, मैं पहले ही राजपूत परिवार के बड़े बेटे को सबक सिखा चुका हूँ, इसलिए आज लगे हाथ छोटे बेटे की भी अकल ठिकाने कर दी है। ध्रुव की उस बात को सुनकर विशाखा का मुंह फटा का फटा रह गया। उसने तुरंत ध्रुव से सवाल किया, क्या इसका मतलब तुमने राजपूत परिवार के बड़े बेटे को भी पीटा है? उधर विशाखा के ड्राइवर के पसीने छूट गए थे, उसे अभी ध्रुव के बगल में बैठकर बहुत डर लग रहा था। तभी विशाखा ने मन ही मन कहा, ये लड़का पागल है क्या? मैंने इसको अपना बॉडीगार्ड रखकर कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी नैना की मम्मी ने ध्रुव के पास आकर उससे कहा, बेटा तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, वो तुमसे बदला लेने के लिए जरूर किसी को भेजेंगे। इस पर ध्रुव ने कहा, आपको उन लोगों से डर कर रहने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखिए जो जितना झुकता है लोग उसे उतना ज्यादा झुकाते हैं। नैना की मम्मी ने एक दो बार और ध्रुव को समझाने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव किसी की सुनने वाला नहीं था। तभी उसने नैना को अपने पास बुलाया और उसको एक पर्ची देते हुए कहा, नैना मेरा एक काम कर दो, जल्दी से ये आयुर्वेदिक दवाएं लेकर आ जाओ। तभी नैना ने ध्रुव से कहा, ठीक है भाई, और कुछ? नैना की उस बात पर ध्रुव ने नामे सिर हिला दिया और फिर विशाखा से कहा, विशाखा तुम नैना को रुपये दे दो। उस बात पर विशाखा ने अपने मन में कहा, ये तो मुझ पर ऐसे रौब जमा रहा है जैसे ये मेरा बॉस होगा। फिर विशाखा ने अपने पर्स में से रुपये निकालकर नैना को दे दिए, लेकिन नैना ने वो रुपये लेने से मना कर दिया। तभी ध्रुव ने एक बड़े भाई की तरह नैना को डांटते हुए कहा, एक थप्पड़ मारूंगा, अकल आ जाएगी, चुपचाप ये रुपये लो और जितने रुपये बच जाए वापस लौटा देना। ध्रुव से डांट पड़ने पर नैना को अच्छा लग रहा था। नैना को एक बड़े भाई की कमी हमेशा खलती थी। वो यही सोचती थी कि काश उसका कोई बड़ा भाई होता, और आज ध्रुव के उसके जीवन में आ जाने से उसकी जिंदगी में एक भाई की कमी पूरी हो गई थी। तभी नैना ने एकदम से ध्रुव के सीने से लगकर कहा, थैंक यू भाई। क्या नैना की मम्मी का परेशान होना ठीक था? यश राजपूत ध्रुव को मारने के लिए क्या सच में और लोगों को लेकर आएगा, या फिर चुपचाप अपने घर जाकर बैठ जाएगा? एपिसोड 9, यश को सिखाया सबक। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि ध्रुव ने नैना को उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां लेने के लिए भेजा था। थोड़ी देर बाद नैना ध्रुव के लिए बाजार से उसकी आयुर्वेदिक दवाइयां ले आई थी, जिनका घोल बनाकर ध्रुव एक ही सांस में घटक गया था। तभी अचानक से ध्रुव की नजर उस मार्केट में आते हुए कुछ जाने पहचाने चेहरों पर पड़ी, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना शरीर तान लिया। यश राजपूत अपने साथ बहुत सारे गुंडों को लेकर ध्रुव की तरफ ही आ रहा था। उन लोगों के मार्केट में घुसने की वजह से वहां के सभी लोग घबरा गए थे। सभी को पता था आगे क्या हो सकता था, इसलिए उन्होंने अपने स्टॉल्स दुकान के थोड़े अंदर कर लिए थे। नैना और उसकी मम्मी जानते थे कि यश ध्रुव से लड़ने के लिए आ रहा था, लेकिन वो अभी भी उस बात को यही रोक देना चाहते थे, इसलिए वो यश को शांति से मनाने के लिए अपनी दुकान के आगे आकर खड़े हो गए। इससे पहले कि नैना की मम्मी यश से कुछ कहती, यश ने ध्रुव की तरफ इशारा करते हुए अपने साथ आए बहुत ही खतरनाक दिखने वाले एक आदमी से कहा, ये है वो लड़का। तभी विशाखा उठकर यश के पास गई और उसको समझाने लगी, मिस्टर यश राजपूत, मैं विशाखा सिंह, एनवी फार्मास्यूटिकल्स की सीईओ। आप मुझे जानते ही होंगे, ध्रुव मेरा दोस्त है, क्यों ना हम लोग साथ बैठकर इस मामले को सुलझा ले। अभी तक यश का ध्यान सिर्फ ध्रुव पर था, इसलिए उसकी नजर विशाखा पर नहीं गई थी। ध्रुव विशाखा का दोस्त था। उस बात को सुनकर यश हैरान रह गया था। विशाखा सिंह भी मुंबई के काफी अमीर और जाने माने ताकतवर सिंह परिवार से आती थी। हालांकि सिंह परिवार राजपूत परिवार जितना ताकतवर नहीं था, पर फिर भी वो नामी लोग थे।
विशाखा दिखने में बहुत खूबसूरत थी और बात करने में भी, लेकिन यश उस वक्त उसकी खूबसूरती की वजह से अपने बदले से भटकना नहीं चाहता था। फिर उसने विशाखा की बात का जवाब देते हुए कहा, मिस विशाखा, ये चाहे कोई भी हो, इसने मुझे, यश राजपूत को हाथ लगाने की हिम्मत की है, इसलिए आज इसको मरना ही होगा, इसलिए आप बीच में मत पड़िए। फिर यश ने कालिया की तरफ देखते हुए कहा, कालिया, इसे मार डालो। ध्रुव अभी तक उन लोगों की तरफ पीठ करके बैठा था, इसलिए जैसे ही वो खड़ा होकर उनकी तरफ मुड़ा, कालिया और उसके बाकी आदमियों के होश उड़ गए। कालिया की नाक में अभी भी पट्टी बंधी हुई थी और चेहरे पर कई सारे चोट के निशान थे। उसके आदमियों का भी यही हाल था और ये सब ध्रुव की ही देन थी। कल उसने उन लोगों को इतना ज्यादा धोया था कि वो लोग अभी थोड़ी देर पहले तक हॉस्पिटल में थे। उस वक्त ध्रुव को वापस अपने सामने देखकर उन लोगों ने डर के मारे अपने कदम पीछे ले लिए थे। तभी यश ने कालिया पर चिल्लाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, मारो उसे, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तभी ध्रुव ने कालिया की तरफ बढ़ते हुए कहा, लगता है तुम मरना चाहते हो, मुझे तुम्हें कल जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तभी कालिया भीगी बिल्ली की तरह ध्रुव के पैरों पर गिर गया। भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप हो। कालिया की उस हरकत देखकर यश की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने कालिया पर चिल्लाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन कालिया ने अब यश की एक नहीं सुनी और अपने आदमियों के साथ उल्टे पांव वापस भाग गया। फिर ध्रुव ने यश की गर्दन पकड़ते हुए उसे धमकी दी, ध्यान रहे, नैना मेरी बहन है, अगर उसे किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर ध्रुव ने उसके मुंह में 2-3 मुक्के जड़ दिए। ध्रुव का मुक्का किसी लोहे के औजार से कम नहीं था। थोड़ी ही देर में यश का मुंह खून से भर गया। आज तक किसी ने यश को एक थप्पड़ तक नहीं मारा था और आज ध्रुव ने उसे ऐसा सबक सिखा दिया था जो वो कभी नहीं भूल पाता। तभी यश ने ध्रुव पर चिल्लाते हुए कहा, तुम देखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों में कुछ देर हाथापाई हुई, लेकिन यश ध्रुव के सामने जरा सी देर भी नहीं टिक पाया और ध्रुव ने यश को मार मारकर उसकी हालत खराब कर दी थी। तभी यश ने दर्द में कराहते हुए ध्रुव कहा, तुम पागल हो क्या। उस पर ध्रुव ने यश के पेट पर लात मारते हुए कहा, तुम्हें मेरी बात समझ में आई, या मैं फिर से समझाओ। नहीं नहीं, यश ने ध्रुव के सामने हाथ जोड़ दिया। उसके बाद यश के दोस्तों ने उसे वहां से ले जाने में ही सबकी भलाई समझी। यश के वहां से चले जाने के बाद ध्रुव अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। तभी विशाखा ने ध्रुव को डांटते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही गुस्सा भरा हुआ है। उस पर ध्रुव ने विशाखा से कहा, मुझे कुछ नहीं होगा और तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। विशाखा को उस वक्त ध्रुव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके हिसाब से ध्रुव को उन लोगों से इतना पंगा नहीं लेना चाहिए था। जब सबने खाना खत्म कर दिया, तब ध्रुव ने नैना की मम्मी से बिल लाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ध्रुव से रुपए लेने के लिए मना कर दिया। तभी ध्रुव ने उनसे कहा, आप जल्दी से मुझे बिल बताइए, नहीं तो मेरा गुस्सा आप जानती ही है। ध्रुव की बात मानते हुए नैना की मम्मी ने ध्रुव को खाने का खर्चा बता दिया। तभी ध्रुव ने विशाखा की तरफ देखते हुए कहा, इनको बिल पे कर दो। ध्रुव की उस बात को सुनकर विशाखा बिना किसी भाव के उसके चेहरे को देखती रह गई। उसने मन ही मन खुद से कहा, ये कितना अजीब लड़का है, मेरा बॉडीगार्ड होकर मुझे ही ऑर्डर कर रहा है। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, ध्रुव ने विशाखा से सवाल किया। लेकिन विशाखा ने ध्रुव की उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर ध्रुव ने नैना से विदा लेते हुए कहा, अब मैं चलता हूँ, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तुम मुझे कॉल कर लेना। तभी नैना ध्रुव के सीने से लिपट गई। उसका ध्रुव को वहां से जाने देने का मन नहीं था। ध्रुव की वजह से वो पहली बार जिंदगी में खुद को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रही थी। तभी नैना ने भावुक होकर ध्रुव से कहा, भाई, आप मुझसे मिलने आते रहना। उस पर ध्रुव ने नैना के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अब से मैं डिनर यही करूंगा। फिर ध्रुव विशाखा और उसके ड्राइवर के साथ वहां से चला गया। उस घटना के करीब 1 घंटे बाद साउथ मुंबई की एक पॉश हवेली के ड्राइंग हॉल में उस वक्त यश राजपूत सोफे पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में प्लास्टर बंधा था और उसका पूरा चेहरा सूजकर लाल हो गया था। वो उस वक्त दर्द के मारे कराह रहा था। उसके सामने उस वक्त उसकी एक अधेड़ औरत बैठी हुई थी जो उसके चेहरे पर दवाई लगा रही थी। वही यश रोते हुए उस औरत को आज की घटना के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुंह सूज जाने की वजह से उसे बोलने में भी तकलीफ हो रही थी। तभी उस औरत ने यश को चुप कराते हुए कहा, यश, रोयो मत, जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो औरत यश की मम्मी थी, जो उस वक्त बहुत परेशान लग रही थी। कल किसी ने उसके बड़े बेटे की उंगली तोड़ दी थी और आज किसी ने उसके छोटे बेटे को मार मार कर उसका इतना बुरा हाल कर दिया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने राजपूत परिवार से सामने से पंगा लिया था और वो उस बात का बदला लिए बिना चैन से बैठने वाली नहीं थी।
यश के दादाजी यशवंत राजपूत उस वक्त वहां बैठे हुए सिगार पी रहे थे। तभी उन्होंने यश को डांटते हुए कहा, चुप कर जाओ, ऐसे बच्चों की तरह कब तक रोओगे। उस पर यश की मम्मी ने कहा, पापा जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, यश को इतना दर्द हो रहा है। उसकी हालत देखिए, जिस किसी ने भी हमारे बच्चे पर हाथ उठाया है, उसने राजपूत परिवार को ललकारा है, ऐसी हालत में हम कैसे चुप बैठ सकते हैं। उस पर यशवंत राजपूत ने जवाब दिया, तुम तो रहने ही दो, अगर तुमने अपने बच्चों को इतना सिर पर नहीं चढ़ाया होता तो आज ये इतने बिगड़े हुए नहीं होते। ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे दोनों साहबजादे अपनी ताकत का गलत फायदा उठाते हैं, इसलिए एक ना एक दिन तो इनके साथ ये होना ही था। तभी यश की मम्मी ने कहा, ठीक है पापा जी, आप कुछ मत करिए, मैं खुद देख लूंगी, मैं अपने बच्चों के लिए खुद लड़ सकती हूँ, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। फिर वो यश को वहां से लेकर चली गई। तभी यशवंत राजपूत ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बनाई और टेबल पर पटक दी। उस वक्त वहां पर यश के पापा युवराज राजपूत भी खड़े थे। वो चुपचाप वहां खड़े उन लोगों की बातें सुन रहे थे। यश और उसकी मम्मी के वहां से चले जाने के बाद यशवंत राजपूत ने अपने बेटे युवराज की तरफ देखते हुए कहा, ये औरत बिल्कुल पागल है और कानून को अपने हाथों में लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी, इससे पहले कि वो राजपूत परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दे, उसे रोको। युवराज राजपूत की शादी राठौड़ परिवार की बेटी मेघना राठौड़ से हुई थी। मेघना राठौड़ राठौड़ परिवार की इकलौती बेटी और मान सिंह राठौड़ की छोटी बहन थी। वहीं मान सिंह राठौड़ जिनकी बेटी कृतिका राठौड़ का रिश्ता ध्रुव से होने वाला था, लेकिन 2 साल पहले कृतिका ने ध्रुव से अपनी सगाई तोड़ दी थी। जब से मेघना की शादी युवराज राजपूत से हुई थी, उस दिन से लेकर आज तक यशवंत राजपूत उन दोनों की शादी के अपने इस फैसले पर पछता रहे थे। यशवंत राजपूत के विचार अपनी बहू से बिल्कुल नहीं मिलते थे। उनके हिसाब से मेघना बहुत ही घमंडी और जिद्दी किस्म की औरत थी, जो अपने स्वार्थ के लिए कानून को भी अपने हाथ में लेने से पीछे नहीं हटती थी। उस वक्त यश अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बैठा आराम कर रहा था। उसके पास वाली कुर्सी में उसकी मम्मी मेघना राजपूत भी बैठी हुई थी, जिसका चेहरा उस वक्त गुस्से से भरा हुआ था। फिर उसने यश से कहा, बताओ मुझे वो कौन है। वो जो कोई भी होगा, मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगी, फिर तुम्हें उसे जो सजा देनी होगी तुम देना। तभी यश उन्हें ध्रुव के बारे में बताने लगा। जिस तरह से वो ध्रुव के बारे में बता रहा था, मेघना राजपूत समझ गई कि उसके दोनों बेटों को जिस लड़के ने पीटा था वो एक ही था। फिर यश ने अपनी मम्मी को आगे बताया, मम्मी, उस लड़के का नाम ध्रुव सिंह रायजादा है। उस नाम को सुनकर मेघना राजपूत सोच में पड़ गई। फिर उसने यश से कहा, ध्रुव सिंह रायजादा, वो तो रायजादा परिवार का इकलौता बेटा है, जो अब किसी काम का नहीं है। 2 साल पहले रायजादा परिवार के साथ जो घटना हुई थी, मेघना राजपूत उस बारे में सब जानती थी। 2 साल पहले रायजादा परिवार सभी क्षत्रिय परिवारों में सबसे ज्यादा ताकतवर परिवार हुआ करता था और ध्रुव सिंह रायजादा की काबिलियत के बारे में भी हर कोई जानता था। लेकिन रायजादा परिवार के साथ हुई दुर्घटना के बाद से उन लोगों की ताकत और दबदबा दोनों कम हो गया था। तभी मेघना राजपूत ने मन ही मन कहा, अच्छा हुआ कृतिका ने ध्रुव से सगाई तोड़ दी, नहीं तो मेरे लिए इस वक्त ध्रुव को सबक सिखाना मुश्किल हो जाता, लेकिन अब मैं उस ध्रुव के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। फिर यश ने आगे अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, उस ध्रुव के साथ विशाखा सिंह भी थी। वो कह रही थी कि ध्रुव उसका दोस्त है, दोनों साथ में बैठकर खाना भी खा रहे थे। उस बात पर मेघना राजपूत ने यश से कहा, यश, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं उसको तुम्हारे सामने बंदी बनाकर लाऊंगी, फिर तुम्हें उसको जो सजा देनी होगी वो देना। उसी वक्त यश के पापा युवराज राजपूत कमरे में आए। उन्हें देखते ही मेघना ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, युवराज, देख रहे हो तुम, तुम्हारे बेटे की क्या हालत हो गई है। ध्रुव ने कल हमारे बड़े बेटे की उंगली मोड़ दी और आज हमारे छोटे बेटे का ये हाल कर दिया। कैसे बाप हो तुम। अब चुपचाप ये सब देखते ही रहोगे या कुछ करोगे भी। युवराज सिर झुकाए हुए मेघना की बात सुन रहा था। फिर मेघना ने आगे कहा, अब जाओ, जाकर ध्रुव सिंह रायजादा को ढूंढो। उसकी उम्र करीब 24-25 साल होगी और जब वो मिल जाए तो उसे मेरे सामने लेकर आओ। मैंने उसकी 10 की 10 उंगलियां नहीं तोड़ दी तो मेरा नाम मेघना राजपूत नहीं। युवराज राजपूत ने एक आज्ञाकारी पति की तरह मेघना की बात मानते हुए अपना सिर हिला दिया और उसी वक्त किसी को कॉल लगाकर कुछ काम बताया। आखिर युवराज राजपूत ने किसे कॉल लगाई थी और उसने उस आदमी से कॉल में क्या कहा था, उस बात से ध्रुव के ऊपर कौन सा नया खतरा आने वाला था। एपिसोड 10, दूसरा हमला। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि युवराज राजपूत ने ध्रुव को सबक सिखाने के लिए एक आदमी को कॉल लगा था। उसके बाद वो किसी काम से घर से बाहर निकाल गए थे। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव विशाखा के साथ उसके घर आ गया था। विशाखा का घर राजपूत भवन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। वो एक बहुत ही बड़े सी फेसिंग विला में अकेली रहती थी। जैसे ही ध्रुव विशाखा के घर के अंदर घुसा तो उसने विशाखा से सवाल करते हुए कहा, इतने बड़े घर में तुम अकेली रहती हो, तुम्हें यहाँ अकेला फील नहीं होता।
उस विला में कम से कम 8 कमरे थे और रहने वाला इंसान एक ही था, इसलिए ध्रुव विशाखा से ये सवाल पूछे बिना रह नहीं पाया। उस पर विशाखा ने ध्रुव से कहा, मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। विशाखा का ड्राइवर उन दोनों को घर ड्रॉप करके वहां से जा चुका था और उस वक्त विशाखा के घर में सिर्फ वो और ध्रुव ही थे। एक अजनबी लड़के के साथ घर में होना विशाखा को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अपनी ऑकवर्डनेस को कम करने के लिए वो ध्रुव के इधर उधर की बातें करने लगी। फिर विशाखा ने थोड़ा झिझकते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव वो सुबह के लिए सॉरी, आज से तुम ही मेरे बॉडीगार्ड हो। मैं अभी जूली को कॉल करके सारे पेपर वर्क पूरे करवा देती हूँ। उस पर ध्रुव ने विशाखा को जवाब दिया, तुम ये सब फॉर्मेलिटीज छोड़ दो, उन सब के बिना भी मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। अब तुम आराम करो। और तुम्हारा कमरा कौन सा है? आज से मैं हर जगह तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। तभी विशाखा ने ध्रुव से कहा, हमें एक कमरे में रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए दूसरा कमरा है जो काफी स्पेशियस और कंफर्टेबल। ध्रुव ने तुरंत विशाखा की बात काटते हुए कहा, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस पर विशाखा ने उससे कहा, बात इंटरेस्ट की नहीं है, मुझे किसी के साथ रूम शेयर करने की आदत नहीं है। ध्रुव इस बात को अच्छे से समझ गया था कि विशाखा के ऊपर कोई बहुत बड़ा खतरा था, इसलिए वो विशाखा को अकेले छोड़ने की रिस्क नहीं ले सकता था। विशाखा ने ध्रुव को कई बार और मना किया, लेकिन ध्रुव ने विशाखा की बात को नजरअंदाज कर दिया। उस बात से चिढ़कर विशाखा अपने कमरे में चली गई। ध्रुव भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चल दिया। विशाखा जहां भी जाती ध्रुव उसके आसपास ही रहता था, बस जब वो वॉशरूम जाती तब वो उसका पीछा छोड़ता था, लेकिन तब भी वो वॉशरूम के दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता था, जिस वजह से विशाखा बहुत इरिटेट हो गई थी। थोड़ी देर बाद विशाखा उससे तंग आकर बाथरूम में नहाने चली गई। जब वो नहाकर बाहर आई तब ध्रुव ने उससे कहा, तुम दरवाजे पर ही खड़े रहो, मैं जल्दी नहाकर बाहर आ रहा हूँ। उस बात पर विशाखा ने मन ही मन कहा, हे भगवान, अब ये सब मुझे रोज झेलना पड़ेगा। लगभग 3 मिनट में ही ध्रुव ने नहा लिया था और वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर बाहर आ गया था। उसे देखकर विशाखा ने हैरान होकर उससे सवाल किया, तुमने इतनी जल्दी नहा लिया, तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी तरह आधे घंटे तक नहाता? ध्रुव ने तुरंत जवाब दिया। ध्रुव के उस जवाब को सुनकर विशाखा ने मन ही मन गुस्से से कहा, ये अपने आप को समझता क्या है? उसके बाद विशाखा अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। वहीं ध्रुव उसके बिस्तर के बगल में रखी हुई कुर्सी पर उसकी तरफ पीठ करके बैठ गया और फिर आंख बंद करके किताब के पन्नों पर ध्यान लगाने लगा। बहुत देर तक विशाखा को नींद ही नहीं आई। उसे डर था कि उसकी आंख लगते ही ध्रुव उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। बहुत देर तक जागने की कोशिश करने के बाद विशाखा की पता नहीं कब आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह करीब 7 बजे जब विशाखा की अचानक से नींद खुली तो उसकी नजर ध्रुव पर पड़ी, जो अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ ध्यान कर रहा था। उसे देखकर विशाखा ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, ध्रुव तुम रात भर ऐसे ही बैठे रहे, तुम सोए नहीं क्या? उस पर ध्रुव ने विशाखा से कहा, मैं सोता नहीं हूँ, मैं ऐसे ही आराम करता हूँ, और वैसे भी तुम्हारा बॉडीगार्ड होने के नाते 24 घंटे चौकन्ना रहना मेरा काम है। फिर विशाखा अपनी जगह से उठी और बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। उसे अब ध्रुव के साथ अकेले उस विला में डर नहीं लग रहा था। फ्रेश होने के बाद विशाखा ने ध्रुव से कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो हम लोग बाहर जाकर नाश्ता कर लेते हैं। ये सुनकर ध्रुव ने विशाखा से कहा, तुम्हारे घर में इतनी बड़ी किचन है, तुम घर में कुक क्यों नहीं रख लेती हो? कब तक बाहर का खाती रहोगी? उस पर विशाखा ने ध्रुव से कहा, वो मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। फिर ध्रुव ने विशाखा को जवाब दिया, कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा, तुम बस घर पर राशन मंगवा देना। ध्रुव की उस बात पर विशाखा ने अपना सिर हिला दिया। फिर उसने मन ही मन कहा, ये लड़का कुछ अजीब ही है, समझ में नहीं आता कि ये अच्छा है या बुरा है। इसके साथ जितना सेफ महसूस होता है, उतना ही इसके गुस्से से डर भी लगता है। वो लोग घर से बाहर निकलकर गाड़ी से थोड़ा आगे गए थे कि तभी एक ट्रक ने सामने से उनका रास्ता रोक लिया और उस ट्रक में से एक एक करके कम से कम 30 गुंडे बाहर निकलकर आने लगे। तभी ध्रुव ने विशाखा को चौकन्ना करते हुए कहा, तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना, इसको अंदर से लॉक कर लो और पुलिस को फोन करो। फिर ध्रुव ने गाड़ी का इंजन बंद किया और बाहर आ गया। ध्रुव के सामने उस वक्त हॉकी स्टिक हाथ में लिए लगभग 30 गुंडे खड़े थी और उन सब के आगे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसकी गर्दन पर एक काले और लाल रंग के बिच्छू का टैटू बना हुआ था। ध्रुव को अपने सामने देखते ही उस आदमी ने अपने साथ आए हुए लोगों से कहा, मारो साले को। तभी वो सभी लोग अपने हाथ में हॉकी स्टिक लेकर ध्रुव को मारने के लिए उसकी तरफ भागे। उनमें से 2 लोगों ने ध्रुव के सीने में हॉकी स्टिक से एकदम से वार किया, जिस वजह से ध्रुव को हल्का सा झटका लगा और वो हल्का सा पीछे हो गया। उसके बाद ध्रुव ने एक गुंडे के हाथ से हॉकी स्टिक छीनी और हवा में कलाबाजी खाते हुए एक साथ ही 4 गुंडों के सीने में एक के बाद एक अपने पैरों से वार करता गया।
जिस वजह से वो लोग गश खाकर जमीन पर गिर गए। देखते ही देखते 10 मिनट के अंदर ध्रुव ने उनमें से आधे से ज्यादा आदमियों को धूल में मिला दिया था। तभी टैटू वाले आदमी ने अपने बाकी आदमियों को आदेश देते हुए कहा, विशाखा सिंह को पकड़ कर आओ। फिर 3 गुंडे विशाखा की गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश करने लगे, जिसे देखकर विशाखा घबरा गई और डर के मारे ध्रुव का नाम चिल्लाने लगी। तब तक वहां ध्रुव आ गया और उन गुंडों के साथ लड़ने लगा। कुछ ही देर में ध्रुव ने उन सभी गुंडों को घायल कर दिया था और उस वक्त सिर्फ उन गुंडों का लीडर ही बचा था। उस आदमी को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव इतना ज्यादा ताकतवर निकलेगा। फिर वो टैटू वाला आदमी ध्रुव से लड़ने के लिए उसके पास आया। उसको अपने पास आता देख ध्रुव को उसका ऑरा महसूस हुआ। वो समझ गया कि ये आदमी मार्शल आर्ट्स की बिगिनर स्टेज में था। तभी ध्रुव ने उस आदमी से कहा, मैं एक आम आदमी हूँ और तुम मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट हो, उसके बाद भी तुम मुझसे लड़ना चाहोगे। मार्शल आर्ट्स की दुनिया के कुछ नियम थे। मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट लोग आम आदमी से लड़ाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर इस बारे में शक्ति संगठन को पता चल जाए तो वो ऐसे लोगों के खिलाफ भारी कदम उठा सकते थे। ध्रुव की उस बात पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम जिंदा बचे तब ना। फिर उस आदमी ने ध्रुव की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया। इतने सालों में आज पहली बार ध्रुव का एंशिएंट मार्शल आर्ट्स जानने वाले किसी आदमी से सामना हुआ था। उन दोनों की लड़ाई में वो टैटू वाला आदमी ध्रुव के ऊपर भारी पड़ रहा था। ये देखकर विशाखा घबरा गई थी। अभी तक उसे लगता था कि ध्रुव को कोई भी नहीं हरा सकता था, लेकिन उस वक्त ध्रुव और उस आदमी की लड़ाई देखकर विशाखा को ध्रुव की चिंता होने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में ध्रुव अपनी जगह से उठा और वापस से उस आदमी के साथ लड़ाई करने लगा। उस बार ध्रुव उसे कांटे की टक्कर दे रहा था। उसने इस वक्त उस टैटू वाले आदमी का मार मार के बुरा हाल कर दिया था, इतना कि उसके मुंह से खून निकल आया था। तभी अचानक से एक नौजवान आदमी जिसके बाल हल्के सफेद थे वहां आया और उसने पीछे से ध्रुव के सिर पर हॉकी स्टिक से वार किया, जिस वजह से कुछ वक्त के लिए ध्रुव हल्की सी बेहोशी की हालत में चला गया। फिर वो सफेद बाल वाला आदमी उस टैटू वाले आदमी को वहां से लेकर जाने लगा। जब वो वहां से जा रहा था तब ध्रुव ने हल्की खुली हुई आंखों से उस सफेद बाल वाले आदमी को देखा। वो दिखने में लंबा, पतला और बहुत गोरा था और उसने ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। जाते वक्त वो टैटू वाला आदमी विशाखा को पकड़ने के लिए उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी उस सफेद बाल वाले आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? शक्ति संगठन यहाँ कभी भी आ सकती है और तुमसे एक काम टाइम पर नहीं किया गया। अब चलो यहाँ से और अपनी जान बचाओ। उसके बाद वो दोनों आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। उनके वहां से चले जाने के थोड़ी देर बाद ध्रुव वापस से होश में आया। उसके मुंह से इस वक्त खून बह रहा था और उसके शरीर में बहुत सारी चोटें लगी हुई थी। जब वो जमीन से उठा तो उसका शरीर भी बहुत दर्द कर रहा था। फिर वो तुरंत विशाखा के पास गया। विशाखा इस वक्त गाड़ी के अंदर छुपकर बैठी हुई थी। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी। पिछले 2 दिनों से अपने सामने इतना खून खराबा देखकर वो बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। ध्रुव को अपनी तरफ आता देख विशाखा ने उससे सवाल किया, ध्रुव तुम ठीक हो? विशाखा को ध्रुव की भी बहुत ज्यादा चिंता हो गई थी। आज उसने कुछ देर के लिए सही ध्रुव को किसी के सामने कमजोर पड़ते हुए देखा था। ये देखकर वो और घबरा गई थी। विशाखा ने कभी नहीं सोचा था कि ये दुनिया इतनी खतरनाक हो सकती थी। उस पर ध्रुव ने विशाखा से कहा, मैं ठीक हूँ। उस वक्त उनकी गाड़ी के आसपास लगभग 30 गुंडे अधमरी हालत में पड़े हुए थे, जिनमें से कुछ बिल्कुल बेहोश पड़े थे और कुछ दर्द के मारे कराह रहे थे। ध्रुव तुरंत गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया और मंत्रों पर ध्यान लगाने लगा। उस वक्त उसके शरीर में बहुत ज्यादा चोट आई थी, इसलिए उसका अपने शरीर को हील करना बहुत जरूरी था। उस बार जिस तरह से विशाखा पर हमला करने के लिए आम गुंडों के साथ मार्शल आर्ट एक्सपर्ट आए थे, ध्रुव समझ गया था कि ये मामला थोड़ा पेचीदा था। कुछ तो बहुत बड़ी बात थी कि वो लोग विशाखा को अगवा करना चाहते थे, लेकिन ध्रुव ने उस बारे में विशाखा से कोई बात नहीं की, क्योंकि अब वो विशाखा का बॉडीगार्ड बन गया था और चाहे जो भी हो जाए विशाखा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उसकी थी। विशाखा भी उस वक्त गाड़ी में बैठी हुई थी और थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। तभी उसने अचानक से ध्रुव से कहा, ध्रुव क्या तुम मुझे कोई कहानी सुना सकते हो? विशाखा को बचपन में जब भी डर के मारे नींद नहीं आती थी तो उसकी मम्मी उसे कहानी सुनाया करती थी, जिसे सुनते ही उसे एकदम से नींद आ जाती थी। तभी ध्रुव ने विशाखा से कहा, तुम्हें छोटी कहानी सुननी है या लंबी? विशाखा को उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव उसे कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर विशाखा ने ध्रुव को जवाब दिया, लंबी कहानी। फिर ध्रुव विशाखा को कहानी सुनाने लगा। ये बात कम से कम 200 साल पुरानी है। एक मधुमक्खी आसमान में उड़ रही थी, ममम ममम ममम। फिर ध्रुव मधुमक्खी की तरह भिनभिनाने लगा। उस आवाज से परेशान होकर विशाखा ने ध्रुव से कहा, ध्रुव तुम मुझे कोई छोटी कहानी ही सुना दो। इस पर ध्रुव ने कहा, 200 साल पहले एक मधुमक्खी आसमान में उड़ रही थी, ममम, और किसी ने उसे मार दिया। तभी विशाखा ने जोर से हंसते हुए कहा, ये कैसी कहानी है?
फिर ध्रुव चुप हो गया और अपनी आंख बंद करके वापस से किताब के मंत्रों पर ध्यान देने लगा। वहीं विशाखा ने अपने मन में कहा, क्या मैं इसको बता दूं कि क्यों मेरे पीछे इतने सारे गुंडे पड़े हुए हैं, या फिर मुझे अभी इसे और परखना चाहिए। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से विशाखा के पीछे इतने सारी गुंडे पड़े हुए थे, और वो उस बात का खुलासा ध्रुव के सामने कब करेगी। धन्यवाद दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना।